हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स गुरुकुल की इस डीटी की पाठशाला के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त और डीटी का घोष प्रोफेसर अमित राजपुरोहित। दोस्तों, आज ये अपना महामैराथन का 10वां दिन है जिसके अंदर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर रहे हैं। और ये महामैराथन जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, बीच में कहीं एक आध दिन का डिस्टर्बेंस हुआ है तो उस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि वो जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो किसी न किसी जेन्युइन रीजन की वजह से हुआ है। अदरवाइज मैं इंटेंशनली ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आपका टाइम वेस्ट हो, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको किसी न किसी तरीके से कंपनसेट करता रहूं ताकि आपके लिए नई नई कुछ ना कुछ चीजें लेके आता रहूं। जैसे कि हमने एक नया 2 इवेंट लॉन्च किए, कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो एमसीक्यू सीरीज है डीटी का, और दूसरा आओ हम केस करें, जो सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज है उनका हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है। ओके दोस्तों, सो आज महामैराथन का ये जो 10वें दिन के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम कर रहे हैं, बराबर है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लीजिए, जो टेक्स गुरुकुल, बराबर है। अभी चैनल का नाम भी मैंने चेंज कर दिया, उसका नाम भी जैसे आपको लोगो दिख रहा है, टेक्स गुरुकुल, COOL, बराबर है। तो आप जाकर के वहां पे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे नोट्स मिलेंगे और हर तरह का वहां पे इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी चीज का टेस्ट सीरीज का इंफॉर्मेशन हो या फिर लेक्चर्स का इंफॉर्मेशन हो या नोट्स हो, वो सारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना पाप लग गया, क्योंकि आपका गुरु आपके लिए इतना कर रहा है तो आपका इतना तो फर्ज बनता है। ओके दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम, बराबर है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ये तो आपने सुना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये नोट्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो चार्जिंग सेक्शन है वो 56 है। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 56 है। चार्जिंग सेक्शन 56 वहां पे क्या बोलता है बेटा? चार्जिंग सेक्शन 56 बोलता है, ठीक है, एवरी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, बराबर है। जो 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होता, बराबर है, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। ये चार्जिंग सेक्शन 56 बोलता है। जो 4 हेड में नहीं आता वो इधर आ जाए, मतलब इट इज नथिंग बट इट इज ऑर्फनेज, बराबर। एक तरह से क्या ये ऑर्फनेज है। जो 4 हेड में नहीं आता बेटा वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी इनकम हो, every income which is not taxable under the head income from salary, income from house property, PGUP and capital gains shall be taxable under the head income from other sources and डिडक्शन मिलते हैं। अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो आपका सेक्शन 57 के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। बेटा वैसे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो सारी इनकम आ गई जो 4 हेड में नहीं आता, बट फिर भी आपको समझना चाहिए कुछ ऐसी इनकम है जो अपने को समझने की बार बार आएगा वहां पे। तो कुछ ऐसी इनकम से आप देखो, कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे रखा है फॉर असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021 बेटा ये 2021 आपका असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर 2021 ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए है ना जादू सर, वो AY का Y भी थोड़ा सा कट गया है, थोड़ा बहुत तो चलता है रे। तो ये आपका असेसमेंट ईयर 2021, कुछ खाली ईयर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था, बाकी नोट्स फुली अपडेटेड, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 2021 आपका रहेगा। और ये क्या हो गया यार, 2021। ओके दोस्तों, तो ये आपके कुछ इनकम्स है जो आपके सामने दे रखी है। जैसे कि आप देखोगे कौन कौन सी इनकम्स है सर, जो इंपॉर्टेंट इनकम्स है उनकी बात कर रहा हूं मैं, बराबर। कीवर्ड दे रखा है DW रामू फकीर जी एंड अदर्स, DW रामू फकीर जी एंड अदर्स, बराबर है। अब इसके अंदर यहां पे आप देखोगे तो ये R3 है, R3 रामू फकीर जी के अंदर ये जो R है वो R3 है, बराबर है, और M भी 3 है। कोई नहीं, आप कर लेना वहां पे। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी इनकम है सर, तो बात समझना। सबसे पहले डी फॉर डिविडेंड जिसका हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर के अंदर। विनिंग्स भी डिस्कस करेंगे वहां पे। रेंट सर कौन सा रेंट? तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन जो अदर असेट्स का रेंट है जैसे कि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है, जो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो एसएससी का बिजनेस नहीं है, अगर बिजनेस है तो पीजीपी में चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हाउस प्रॉपर्टी, देखो हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा रेंट जाता है हाउस प्रॉपर्टी का? जो आपका हाउस प्रॉपर्टी ओन है, क्या बेटा? ओन है।
ने, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी सबलेट किया है, बराबर है, लेकर के आगे किराए पे दे दिया, तो वो आपका इधर आ जाएगा, सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट, वो भी इधर आ जाएगा। अगर ये एसएससी का बिजनेस तो पीजीपी में चला जाएगा। और तीसरा आपको याद होगा कंपोजिट रेंट हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर एसेट, और रेंट वहां पे बाइफरकेट नहीं है एंड टेनेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग हाउस प्रॉपर्टी विदाउट अदर एसेट, जो हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया था। अगर रेंट बाइफरकेटेड है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, अदर एसेट का अदर सोर्सेज या पीजीबी जैसा भी केस है वहां चला जाएगा। लेकिन रेंट बाइफरकेटेड नहीं और दूसरा टेनेंट एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, तो वो पूरा का पूरा कंपोजिट रेंट यहां पे आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। फिर उसके बाद में ए फॉर एग्रीकल्चर इनकम, अगर इंडिया से है तो एग्जाम 10(1) के अंदर, बराबर है, और आउटसाइड इंडिया से तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई खर्चा वर्चा किया तो उसका डिडक्शन बेटा मिल जाएगा। फिर उसके बाद में M1 क्या, इनकम ऑफ एमपी एमएलए एमएलसी, एमपी एमएलए जो होते हैं बेटा उनको सैलरी मिलता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। आपको याद होगा तो मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, बराबर, दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। उसके अलावा उनको डेली अलाउंसेस जो मिलते हैं बेटा वो एग्जेम्प्ट होते हैं 10(17) के अंदर, उसके ऊपर कोई किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट M2 इनकम ऑफ माइनर, इनकम ऑफ माइनर, माइनर का इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब होता है, लेकिन उसमें 1032 के अंदर एग्जामेशन मिलता है 1500 रुपए पर चाइल्ड, 1500 रुपए कितना पर चाइल्ड, वहां पे आपका एग्जामेशन मिलता है। मैक्सिमम रुपी है 1500 रुपए, 1500 पर चाइल्ड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे कोई लिमिट नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने बच्चे, हर एक बच्चे के लिए 1500 रुपए का वहां पे मिलेगा, प्रोवाइडेड उसका इनकम होना चाहिए, ठीक है सर। जो बेटा ए है उसकी इनकम है सर 2000 रुपए, ठीक है, पूरी इनकम, और जो बेटी बी है उसकी इनकम है 500 रुपए, तो सर उस केस में क्या 1500 3000 का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं बेटा, बराबर। या फिर सर 2000 और 500 पूरा 2500 मिल जाए? नहीं बेटा, जो पहला बेटा ए है उसका 2000 में से 1500 आप एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब 500 टैक्सेबल हो जाएगा, और जो बेटी बी है उसका पूरा 500 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बराबर। तो पर चाइल्ड है ये लिमिट, जो पर चाइल्ड है, आप एग्रीगेट नहीं कर सकते। उसके बाद में M3 इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर कोई म्यूचुअल फंड वगैरह आपने ले रखे हैं तो उसके ऊपर म्यूचुअल फंड के ऊपर जो यूनिट्स है उसके ऊपर इनकम हो रही है, वो आपका एग्जेम्प्ट होता है 1035 के अंदर। इसके अलावा इनकम फ्रॉम यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ये भी आपका एग्जेम्प्ट होता है, म्यूचुअल फंड की जैसी होता है, बराबर, 1035 के अंदर। उसके बाद में फैमिली पेंशन, आपके पास में बेटा अगर कोई फैमिली पेंशन मिल रही है कि भाई फैमिली के अंदर कोई वहां पे सर्विस में था और आफ्टर हिज डेथ, हिज और हर डेथ जो पेंशन मिलता है फैमिली को, दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, क्योंकि ये आपका एम्प्लॉय नहीं, जिनको मिल रहा है वो एम्प्लॉय नहीं है, जिनकी डेथ होगी वो एम्प्लॉय थे। लेकिन उस केस में बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 57, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बेटा, मैक्सिमम रूल 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव विच एवर इज लोअर, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है आपका अवार्ड्स। क्या आते हैं बेटा? अवार्ड्स अगर गवर्नमेंट से मिले तो वो एग्जाम्प्ट है 1017 के अंदर, और किसी और से मिला है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद में आता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट, बराबर है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट टू कवर द रिस्क ऑफ बिजनेस। देखो एक होता है आपका, वहां पे मैंने उस दिन बताया था कि एक होता है आपका कौन सा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है टू कवर द रिस्क ऑफ लाइफ, बराबर है। दूसरा होता है मेडिक्लेम के हेल्थ जो रिलेटेड वहां पे आपका उसको कवर करने के लिए, और तीसरा बिजनेस वहां पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है, उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। उसका बोलते हैं बेटा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो समझना बात को, इधर थोड़ा समझना, इधर समझना, आप इधर समझना। मैं आपको एक चीज बताता हूं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, कि बेटा आप समझना कि मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि इसका जो की मैन है वो है कौन? अपना मुकेश अंबानी, ये कौन है बेटा? की मैन है। अगर इसको कुछ हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बराबर, अज्यूम कर लेते हैं वहां पे, ये उसका की मैन है। अब बेटा रिलायंस का जो की मैन है कौन है? मुकेश अंबानी। किसी कुछ हो जाता तो भाई रिलायंस के इन्वेस्टर्स का क्या होगा, रिलायंस के जो बैंकर्स है उनका क्या होगा, रिलायंस के जो क्रेडिटर्स है उनका क्या होगा, या रिलायंस के और भी कोई जो दूसरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां पे इंटरेस्टेड लोग हैं उनका क्या होगा? पैसा तो डूब जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब कंपनी पूरी रिस्क पे आ जाएगी। तो क्या करती है ये कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी है, सपोज इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास में एक पॉलिसी निकालती है, उस पॉलिसी का नाम बेटा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी निकालती है, ठीक है। अब ये कंपनी इसको प्रीमियम पे करेगा, क्या पे करेगा बेटा? प्रीमियम पे करेगा, ये कंपनी इसको पे करेगा प्रीमियम,
प्रीमियम पे करेगा। आपको याद होगा पीजीपी में हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रीमियम बेटा सेक्शन 37(1) के अंदर क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। क्या मिल जाएगा बेटा, डिडक्शन। ठीक है, अब बेटा ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको मैच्योरिटी अमाउंट देगा। क्या देगा बेटा, मैच्योरिटी अमाउंट देगा। तो सपोज ये आपका 100 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी था, 100 करोड़ का, 100 CR का इंश्योरेंस पॉलिसी था, तो क्या सर सारा मैच्योरिटी अमाउंट रिलायंस को मिल जाएगा? नहीं बेटा, आपका 90 करोड़ रिलायंस को मिलता है और 10 करोड़ किसको मिलता है, मुकेश अंबानी को। 10 CR जो मैच्योरिटी अमाउंट है, बराबर मैच्योरिटी अमाउंट मुकेश अंबानी हो जाएगा, MA। ठीक है, मैच्योरिटी अमाउंट जो है, ठीक है, वो मुकेश अंबानी को भी मिलता है। तो एक बात तो क्लियर है बेटा, मैं बता चुका हूं कि जो रिलायंस को 90 लाख मिल रहा है, 90 CR मिल रहा है, ये बेटा आपका पीजीपी में सेक्शन 28 के अंदर बिजनेस इनकम होगा, ये मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन जो मुकेश अंबानी को मिल रहा है वो डिपेंड करता है, अगर मुकेश अंबानी वहां पे बेटा एम्प्लॉय है रिलायंस का। क्या है बेटा, अगर रिलायंस का एम्प्लॉय है तब तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि एनी अमाउंट रिसीव इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से तो मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में। सर एम्प्लॉय भी कीमैन हो सकता है? हाँ भाई, कोई बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट ले लो, वहां पे कोई जहां पे पाव भाजी बहुत फेमस है, बराबर है, और वहां का जो पाव भाजी बेसिकली जो बनाता है वो एम्प्लॉय बनाता है, वो खास जो कुक है वही बनाता है, बराबर है, वो उसके अंदर अपना नमक वमक मिक्स कर लेता है, नमक इश्क दा उसके अंदर डालता है, तो कि उसका खारापन अजीब अजीब मतलब स्वाद टेस्ट आता, बराबर। ये लेकर के निकाल करके ये ऐसे मतलब वहां पे पाव भाजी के अंदर, बराबर है, तो उसका टेस्ट ही अलग आ जाता है, और लोग भीड़ लगती है वहां पे कि बोले यार इसके अंदर कुछ स्पेशल बटर है, कुछ जबरदस्त नमक है इसके अंदर, है ना, तो उसकी वजह से वो लाइन लगी। अभी मान लो उसको कुछ हो जाए तो फिर वो टेस्ट आएगा ही नहीं। बाकी सब लोगों का नमक बटर ट्राई कर लिया लेकिन कुछ वो टेस्ट नहीं आ रहा है, कहने का मतलब। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एम्प्लॉय है उस बिजनेस के लिए क्या की मैन है, तो उसके नाम से पॉलिसी ले सकते हैं वहां पे। तो अगर उसको वहां पे ये 10 करोड़ मिलता तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो एम्प्लॉय नहीं है, नॉट एम्प्लॉय, तो उस केस में बेटा वो जो मुकेश अंबानी को मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। कहां आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, बराबर। ये आपका कॉन्सेप्ट है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो मैच्योर्ड अमाउंट 3 जगह टैक्सेबल हो सकता है, बिजनेस के लिए पीजीपी, अगर एम्प्लॉय है तो सैलरी, और एम्प्लॉय नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सर अपने केस में सर कौन सा है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ठीक है, कि जो की मैन है ये किसको मिला है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, रिसीव्ड बाय की मैन, रिसीव्ड बाय की मैन, नॉट एम्प्लॉय, नॉट एम्प्लॉय, कि वो एम्प्लॉय नहीं है तो फिर यहां पे आ जाएगा आपका, ठीक है, जो कीमैन को मिला है। उसके बाद में अगर मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है बेटा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो वो एग्जेम्प्ट होता है 10(10)(d) के अंदर, एग्जेम्प्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जेम्प्ट होता है 10(10)(d) के अंदर। उसके बाद में इंटरेस्ट इनकम, कौन सा इनकम बेटा, इंटरेस्ट। अगर कोई इंटरेस्ट इनकम आपको मिला है तो वो आपका डिस्कस करेंगे, रॉयल्टी इनकम डिस्कस करेंगे, गिफ्ट डिस्कस करेंगे, अदर इनकम भी कुछ है तो डिस्कस करेंगे। ये सब मिला के आपका ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाता है, बराबर। ये हो गया आपका DW रामू फकीर जी एंड अदर्स, बराबर है। अब इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 देंगे तो आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। अब हम एक एक इनकम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला नोट 1 डिविडेंड। सबसे पहला बेटा क्या, नोट 1 क्या है, डिविडेंड, बराबर। अगर डिविडेंड आपको मिला है फ्रॉम फॉरेन कंपनी, रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, आपको फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, बराबर, डजंट मैटर वो इंडिया में मिला हो, और अगर आप ROR तो आउटसाइड इंडिया में मिलेगा तो भी चलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। NRO तो आउटसाइड इंडिया मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप ROR हो तो कहीं भी मिले डजंट मैटर, वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया के अंदर, फुल्ली टैक्सेबल। इवन आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी डिविडेंड मिला है, क्या मिला है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिला तो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो फॉरेन कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी मिला बेटा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको डिविडेंड मिला है रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और डोमेस्टिक कंपनीज इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड, ये डीम डिविडेंड को साइड में छोड़ो, डोमेस्टिक कंपनी या डोमेस्टिक कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनी या डोमेस्टिक मतलब किसी एक कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से या बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनी से, बराबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी, टाटा ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबसे मिला करके वहां पे डिविडेंड मिला है। अब बेटा ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जनवरी 2021 अटेम्प्ट। जो लोग मई में एग्जाम देने वाले हैं, पहली बात तो जो मई में एग्जाम देने वाले बेटा बहुत सारे अमेंडमेंट है, ठीक है, आप रिवीजन लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन साथ में फिर आपको अमेंडमेंट लेक्चर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मैं जब मई के लिए रिवीजन लेक्चर्स डालूंगा, बराबर है, जो मैराथन मई के लिए जो महा मैराथन करवाऊंगा, तो उसके अंदर आप ये देख लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब जो मई वाले देख रहे हैं बेटा उनको ये जो अभी मैं बता रहा हूं वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, हट चुका है, उनके लिए नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो ठीक है, हम मई वालों की बात नहीं कर रहे, हम बात करें सिर्फ जनवरी 2021 अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं।
तो अगर डिविडेंड मिला डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी से, ठीक है, इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ए बी सी डी, ठीक है, तो उस केस में अगर वो रिसीव्ड किसको हुआ है, डोमेस्टिक कंपनी, मतलब देने वाला डोमेस्टिक कंपनी, लेने वाला भी डोमेस्टिक कंपनी। रिलायंस जियो ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिविडेंड दिया, रिलायंस जियो ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिविडेंड दिया बेटा, मतलब देने वाला कौन सा है, डोमेस्टिक कंपनी, और लेने वाला भी क्या है बेटा, डोमेस्टिक कंपनी है। लेने वाला देने वाला दोनों ही डोमेस्टिक कंपनी है। तो उस केस में बेटा फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, जितना भी डिविडेंड मिला फुल्ली एग्जेम्प्ट। या फिर देने वाला डोमेस्टिक कंपनी, लेने वाला फॉरेन कंपनी है। रिलायंस में आपको पता होगा कि रिलायंस के अंदर, ठीक है, गूगल ने इन्वेस्ट किया है, एप्पल ने इन्वेस्ट किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है, ये सारी फॉरेन कंपनीज है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इवन फेसबुक ने भी इन्वेस्ट किया है वहां पे, बराबर। तो इन सब लोगों ने इन्वेस्ट किया है वहां पे, सो ये सारी फॉरेन कंपनीज है। तो ऑब्वियसली रिलायंस उनको डिविडेंड देगा, तो रिलायंस उनको डिविडेंड देगा किसको, फॉरेन कंपनी को बेटा, वो भी क्या हो, फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। या फिर किसी नॉन रेसिडेंट को, कि जो मार्क जकरबर्ग है, बराबर है, मार्क कौन, मार्कर जकरबर्ग, बराबर है, मार्कर जकरबर्ग है, उसने पर्सनल अपना इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस के अंदर, तो रिलायंस है वो मार्कर जकरबर्ग को वहां पे डिविडेंड देगा, तो वो नॉन रेसिडेंट है, तो वो भी उसके लिए फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो देखो, देने वाला डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए, लेने वाला डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट, बराबर है, इनके लिए फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। या फिर देने वाला तो डोमेस्टिक कंपनी, लेने वाला कौन है, ट्रस्ट, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट ले लो, वहां पे कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, जैसे कि आपकी कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी, बोरीवली एजुकेशन सोसाइटी, ठाकुर कॉलेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर है, हॉस्पिटल, ठीक है, रेफर अंडर सेक्शन 12 1023C, मतलब जो चैरिटेबल नेचर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल वगैरह है, अगर उनको डिविडेंड मिला है तो भी क्या हो, क्योंकि उनकी तो वैसे ही पूरी इनकम क्या हो जाती है बेटा, एग्जेम्प्ट होती है, तो इस केस में डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स नहीं, तो फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। लेकिन देने वाला डोमेस्टिक कंपनी, लेने वाला कौन है, रिसीव्ड बाय एनी अदर रेसिडेंट एसोसिएशन, एनी अदर रेसिडेंट, मतलब उनके अलावा, ये जो है ना इधर है ना, इसके अलावा सर, जैसे कि रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, रेसिडेंट एलएलपी, ईओपी, एजेपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल लोकल अथॉरिटी, अगर इनको मिला है, अगर इनको मिला है बेटा, तो उस केस में एग्रीगेट डिविडेंड, हम क्या चेक करेंगे बेटा, एग्रीगेट। सर एग्रीगेट डिविडेंड मतलब जितनी भी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला उनका सबका टोटल करो, जितनी भी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला उनको क्या करो, उनका टोटल करो। पहले आप ग्रॉसअप भी करना पड़ेगा आपको, ग्रॉसअप भी, क्योंकि डिविडेंड अगर वहां नहीं, सॉरी, इस केस में नेट हो सके आ सकता है, बराबर। तो अगर आपको ग्रॉसअप भी करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे पूरा का पूरा डिविडेंड लो, सबका मिला करके, इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड, अगर कोई डीम डिविडेंड है तो वो भी आपको लेना है। क्या डीम नहीं बताता हूं मैं, उन सबका टोटल करके जो एग्रीगेट डिविडेंड है, अगर वो आपका अप टू रुपीज 10 लाख है, अप टू कितना रुपीज 10 लाख, 10 लाख तक है, रिलायंस 2 मिला, टाटा से 3 मिला, ठीक है, अंबानी और कोई कंपनी से ले लेते हैं 5 मिला, तो हो गया 10, ये फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जाम। अप टू 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जाम, फुल्ली एग्जाम, पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे एग्रीगेट अमाउंट, जो एग्रीगेट डिविडेंड है, वो रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10 लाख है, तो इन दैट के सिर्फ एक्सेस डिविडेंड, कौन सा बेटा, एक्सेस डिविडेंड ओनली, मतलब अप टू 10 लाख। मान लो सारी कंपनी से मिला के 12 लाख मिला, तो 10 लाख तो हो जाएगा एग्जाम, बराबर है। और जो 2 लाख रुपए है वो एक्सेस डिविडेंड है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115 बीबीडीए, बराबर। बड़ा बड़ा डिविडेंड आया, बड़ा बड़ा डिविडेंड आया, बीबीडीए, बड़ा बड़ा डिविडेंड आया, 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 बराबर। 115 बीबीडीए, बड़ा बड़ा डिविडेंड आया, कितना परसेंट, 10% से टैक्सेबल, फ्लैट रेट है, फ्लैट रेट है, बराबर, फ्लैट रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, बड़ा बड़ा बीबीडीए टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। एग्जाम में ये 2-3 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एवरी, अच्छा कुछ प्रोफेसर नोट, एवरी डोमेस्टिक कंपनी शैल पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, भाई डोमेस्टिक कंपनी है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे, ये प्रोविजन सिर्फ जनवरी 2021 के लिए है, मई वालों के लिए नहीं है, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है एट 15%, कितना परसेंट बेटा, 115 ओ ऐसे याद देना पड़ता, ओ भूल जाती है, डोमेस्टिक कंपनी ना भूल जाती है ना, डोमेस्टिक कंपनी भूल जाती है बेचारी, बहुत काम में बिजी रहती है वहां पे, तो उसको याद देना पड़ता, ओ डोमेस्टिक कंपनी डीडीटी भरो, ओ डोमेस्टिक कंपनी 15% डीडीटी भरो, 115 ओ 15%, इट शैल बी फर्दर इंक्रीज बाय 12% कंपल्सरी सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, वहां पे आपका हो जाएगा। उसके बाद में फॉरेन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट रिक्वायर टू पे डीईटी अंडर सेक्शन 115 ओ, बराबर। फॉरेन कंपनी को डीईटी पे करने की जरूरत भी नहीं, तो उसको याद दिलवाने की जरूरत नहीं है, नई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी नहीं होता है। उसके बाद में, ठीक है,
कोई भी खर्चा अगर किया है आपने डिविडेंड अर्न करने के लिए, किससे? फॉरेन कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी से। देखो डोमेस्टिक कंपनी से अगर वहां पे कोई डिविडेंड अर्न करने के लिए खर्चा किया है तो देखो ये उसका तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, शैल नॉट बी अलाउड, शैल नॉट बी अलाउड, बराबर। चाहे वो आपका 10 लाख तक हो या उसके ऊपर वाला हो, उसके ऊपर कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी से कोई डिविडेंड मिला है तो बेटा उसके ऊपर आपने खर्चा किया तो उसका वहां पे डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट बेटा डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A टू 222E, बराबर। 222A से लेकर के 222E तक डीम डिविडेंड कुछ दे रखे। डीम डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा? देखो मैंने आपको ऊपर बताया कि वहां पे लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। लोग मतलब कंपनीज क्या करती है? चीटिंग करती है। कैसे चीटिंग करती है? तो देखो कंपनी को अगर वहां पे शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, बराबर है, तो कंपनी को डीडीटी भरना पड़ता है 15%, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है। अब कंपनी उसके अलग अलग रास्ते निकालता है डीडीटी बचाने के। कंपनी क्या बोलेगा? हम तो शेयर होल्डर को असेट दे रहे हैं, हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, या हम शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे रहे हैं, बराबर। जो प्रेफरेंशियल होल्डर को क्या दे रहे हैं? बोनस शेयर्स दे रहे हैं, या हम शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रहे हैं, या लिक्विडेशन पे हम असेट दे रहे हैं, या फिर वहां पे आपका, ठीक है, जो कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो है अल्टीमेटली ये सारे डिविडेंड, बराबर। इनकी जगह ये सारे पैसे दिए होते तो डिविडेंड बना, लेकिन वो टैक्स बचाना चाहते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो अलग अलग नाम से बोलती है। तो देखो सबसे पहले 222A से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। ए से क्या क्या? ए से क्या? ए से असेट, ए से असेट, ए से असेट। बी से बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स, बी से बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स एंड डिबेंचर्स टू शेयर होल्डर। बोनस शेयर से प्रेफरेंशियल होल्डर को दिया जाएगा तो डीम डिविडेंड माना जाएगा। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस वहां पे शेयर दिए जा रहे हैं तो उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। जबकि डिबेंचर चाहे प्रेफरेंस को दो या इक्विटी शेयर्स को दो, उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सी से कंपनी लिक्विडेशन पे एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी लिक्विडेशन पे एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी लिक्विडेशन पे एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। और डी से बराबर डिडक्शन की जगह रिडक्शन, डिडक्शन की जगह डिडक्शन भी कम करना होता है, रिडक्शन भी कम करना होता है। डिडक्शन की जगह रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पे एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला ए क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टू शेयर होल्डर्स बाय कंपनी। कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर्स को। दूसरा 222B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स, ओनली प्रेफरेंशियल होल्डर्स को बोनस शेयर दिया जा रहा है वहां पे, या फिर डिबेंचर्स टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। 222C क्या बेटा? असेट ऑन कंपनी लिक्विडेशन, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी खत्म हो रही है। अब ऑब्वियसली शेयर होल्डर का वहां पे रिजर्व्स के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, वो बोलता है मेरे को पैसा दो, कंपनी बोलती है पैसे की जगह पैसा दूंगा तो हमारे को डीटी भरना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं ना वहां पे, एक तरह से डिविडेंड ही हो गया। तो एक काम कर लो, तुम असेट ले जाओ। क्या ले जाओ? असेट ले जाओ। तो बेटा उस केस में भी आपको वहां पे वो डीम डिविडेंड हो जाएगा। और चौथा है आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब शेयर कैपिटल का रिडक्शन होगा तो शेयर होल्डर का, मैंने तो 100 रुपए दिया था एक शेयर का, अब तू उसको 10 रुपए कर रहा है, 10 रुपए का शेयर कर रहा है, तो मेरा 90 रुपए क्या बोले, एक काम करो उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है या जो भी, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट बोलता है रिजर्व में ट्रांसफर, मेरे को असेट दे दो, मेरे को क्या दे दो बेटा? मेरे को पैसा दे दो। बोले पैसा नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते क्योंकि डीटी भरना पड़ेगा, तो एक काम करो असेट दे दो। तो उस केस में असेट डिस्ट्रीब्यूट, तो ये आपका 222A B C D, ये 4 तरह के जो सिचुएशन है इनको क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड। अज्यूम कर लिया जाए कंपनी ने क्या पे किया? डिविडेंड पे किया। क्या पे किया बेटा? डिविडेंड पे किया, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा। तो उस केस में बेटा क्या हो जाएगा वहां पे? तो अमाउंट ऑफ डीम डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डीम डिविडेंड आ जाएगा बेटा, अमाउंट ऑफ डीम डिविडेंड आ जाएगा जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट डिस्ट्रीब्यूटर। मान लो 10 लाख का असेट डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसके अंदर मैं शेयर होल्डर हूं, मेरा शेयर होल्डिंग था 10%, कितना परसेंट? 10%। और 10% बेटा 5 लाख हो रहा है। तो भाई मेरा जितना रिजर्व्स के अंदर हिस्सा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स, मेरा जितना रिजर्व्स के अंदर हिस्सा, इतना ही तो मेरे को डिविडेंड मिल सकता है, बराबर है। तो कंपनी ने मुझे 10 लाख का असेट दिया, लेकिन मेरा रिजर्व के अंदर हिस्सा कितना है? 5 लाख। तो बेटा मेरे लिए डिविडेंड तो कितना होगा? 5 लाख ही हो जाएगा। भाई मेरा जितना हिस्सा रिजर्व में उतना ही मेरे लिए डिविडेंड हो सकता है, भले असेट ज्यादा का दे दिया वहां पे, ठीक है। तो इस केस में 5 लाख। लेकिन मान लो वहां पे मेरा हिस्सा 15 लाख है। कितना हिस्सा है? 15 लाख है। रिजर्व के अंदर मेरा हिस्सा 15 लाख है, बराबर। मान लो 15% वहां पे मेरा शेयर होल्डिंग है, दैट इज 15 लाख। और जो मुझे असेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया बेटा, वो कितने का डिस्ट्रीब्यूट किया? 10 लाख का। तो सीधी सी बात है, जब मुझे असेट ही 10 लाख का मिला तो डीम डिविडेंड भी कितना माना जाएगा बेटा? 10 लाख का, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब आपको ऊपर बता दिया वहां पे कि कंपनी इसके ऊपर क्या करेगी, कंपनी इसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी।
Every domestic company shall pay DDT under section 115 over 15% effective rate से on effective rate कैसे 12% compulsory surcharge और 4% HEC, ठीक है। on deemed dividend under section 292 A B C D, बराबर है। जो A B C D है सबके ऊपर वहां पे जैसे नॉर्मल डिविडेंड के ऊपर कंपनी DDT पे करती है, यहाँ पे पे करेगी। हालांकि ये जो डीम्ड डिविडेंड मिल रहा है, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 A B C D shall apply on all type of domestic companies whether it is closely held company और widely held company। closely held company मतलब प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जो लिस्टेड नहीं है, बराबर है। और वाइडली हेल्ड कंपनी मतलब जो लिस्टेड कंपनी बोले, बराबर, सबके ऊपर आपका ये अप्लाई होता है, ठीक है। और जो डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ए बी सी डी है शैल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, बराबर है। हाउएवर सेक्शन 115 बीबीडीए शैल अप्लाई फॉर सर्टेन रेसिडेंट असेट्स, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, बराबर है कि भाई अगर डोमेस्टिक कंपनी को मिल रहा है, फॉरेन कंपनी को मिल रहा है, नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है या ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है तब तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर अदर रेसिडेंट एसेट्स को मिल रहा है तो अप टू 10 लाख इंक्लूडिंग नॉर्मल डिविडेंड, बराबर है, एग्जेम्प्ट होगा। उसके ऊपर जो इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड आपका 10% से 115 बीबीडी बड़ा डिविडेंड आया में क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। तो ये आपका डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ए बी सी डी था। ये डिविडेंड है नहीं लेकिन मान लिया गया है। अब आता है बेटा डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ई डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222। ये थोड़ा सा है, ये भी डीम डिविडेंड लेकिन इसको अलग रखा गया है क्योंकि ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर ज्यादा पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक इज सब्सटेंशियली नॉट इंटरेस्टेड। वाइडली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है वेयर पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, बराबर है, वेयर पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। जबकि क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, ये देखो, क्लोजली हेल्ड कंपनी मींस अ कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली नॉट इंटरेस्टेड, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, बराबर, जहां पे कम ही शेयर होल्डर है, वो क्लोजली हेल्ड है। दूसरा वाइडली हेल्ड है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। वाइडली हेल्ड कंपनी मींस इन विच, ठीक है, इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। फॉर एग्जांपल पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी, क्या बेटा, लिस्टेड कंपनी है। तो ये आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सॉरी क्लोजली एंड वाइडली हेल्ड का आपको मैंने बता दिया। 222 एबीसीडी है वो पब्लिक, 222 एबीसीडी है बेटा वो वाइडली एज वेल एज क्लोजली दोनों पे अप्लाई होता है। बट ये जो 222 ई है बेटा, दिस अप्लाइज ओनली ऑन क्लोजली हेल्ड कंपनी, ओनली ऑन क्लोजली हेल्ड कंपनी। अब बेटा मैंने एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल से आप समझना ये फ्लो चार्ट के थ्रू कि भाई क्या प्रोविजन है क्या बेटा। बात समझो, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या करती है, चीटिंग करती है। क्या करती है बेटा, ये चीटिंग करती है, चीटिंग करती है। सर कैसे चीटिंग करती है बताता हूं मैं, कैसे चीटिंग करती है मैं बताता हूं आपको। देखो अगर ये कंपनीज क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है तो या तो नॉर्मल डिविडेंड देगी या फिर 220 एबीसीडी के तरीके देगी। उन सारे केसेस में सरकार ने क्या बोल दिया कि भाई नहीं, आपको डीटी भरना पड़ेगा क्योंकि वो डीम डिविडेंड है, बराबर है। अब कंपनी ने क्या नया पैतरा निकाला, कंपनी ने शेयर होल्डर को क्या बोला कि भाई एक काम कर, तू हमसे लोन ले ले। क्या ले ले बेटा, लोन 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 या एडवांस ले। वो बोला मैं क्यों लोन लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए लोन। अरे बोले पगले सुन तो पूरी बात, तो एक काम कर, लोन या एडवांस ले ले और वापस कभी रिटर्न ही मत करना, रिटर्न कभी रिटर्न ही मत करना। तो बोला आपकी बैलेंस शीट के अंदर खड़ा है ना, खड़ा दिखेगा वहां पे, खड़ा है खड़ा है खड़ा है, लोन खड़ा है बे बैलेंस शीट में, वहां पे मेरा नाम खड़ा दिखेगा आपका करंट एसेट्स के अंदर। कंपनी को बोला, कंपनी बोला तो उसका टेंशन मत ले, एक दिन शुभ मुहूर्त देख करके, धनतेरस, गुड़ी पाड़वा, बराबर 2-4 साल में मैं ऐसा करता रहूंगा, बराबर, कोई शुभ मुहूर्त देख करके वो जो खड़ा है ना बैलेंस शीट के अंदर, जो लोन खड़ा है ना, उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको हटा दूंगा वहां से, राइट ऑफ कर दूंगा, बराबर है। उसको बोलने के भाई साहब पैसा नहीं आने वाला, उसको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करते थे, तो ये चीटिंग करते थे। यह इनकम टैक्स को समझ में आ गया कि भाई ऐसा, तो इनकम टैक्स ने प्रोविजन बनाया कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, बराबर, क्या होना चाहिए कंडीशन, ये तो कंडीशन है, दे मस्ट बी ए क्लोजली, ऊपर भी क्या लिखा है, लोन्स और एडवांसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू शेयर होल्डर। तो कंडीशन नंबर क्लोजली हेल्ड कंपनी, वो क्लोजली हेल्ड कंपनी जिसके अंदर उसका शेयर होल्डर वोटिंग राइट रखता है। वोटिंग राइट मतलब इक्विटी शेयर, वोटिंग राइट मतलब इक्विटी शेयर, कितना, 10% और मोर वोटिंग राइट। अगर मेरे पास में 9.99% वोटिंग राइट है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, 222 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास में एग्जैक्ट 10% या उससे ज्यादा है वोटिंग राइट, बराबर है, वोटिंग राइट अगर यहां पे है तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा। कंडीशन नंबर 2, तो पहला क्लोजली हेल्ड कंपनी होना चाहिए, दूसरा वोटिंग
वोटिंग राइट कितना 10% और मोर, 10% और मोर। और तीसरा वो क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या दे रहा है, लोन्स और एडवांसेस, कुछ और दे रहा है तो अप्लाई नहीं हो, खाली लोन्स और एडवांसेस दे रहा है शेयर होल्डर को, तो इन दैट केस प्रोविजंस ऑफ 222E डीम डिविडेंड शैल अप्लाई। पहला क्लोजली हेल्ड कंपनी होना चाहिए, दूसरा वोटिंग राइट मोर, वोटिंग राइट 10% और मोर, या तो एग्जैक्ट 10% या उससे ज्यादा 9.9999% भी है तो भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और तीसरा ऐसे शेयर होल्डर को क्या दिया रहा है, लोन्स और एडवांसेस, तो बेटा वहां पे डीम डिविडेंड हो जाएगा। एंड सर व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ डीम डिविडेंड, तो देखो वैसा ही कॉन्सेप्ट है, अमाउंट ऑफ लोन्स और एडवांसेस, मान लो 10 लाख का लोन दिया है और शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना मेरा हिस्सा है, तो मान लो टोटल 1 करोड़ का 1 करोड़ 50 लाख का कैपिटल, 1 करोड़ 50 लाख का कैपिटल है और मेरा वहां पे एग्जैक्ट 10% वोटिंग राइट है, तो बेटा यहाँ पे 15 लाख मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर शेयर हो जाएगा, विच एवर इज लोअर, तो 10 लाख वहां पे डीम डिविडेंड हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मिला 10 लाख का ही लोन है ना वहां पे, बराबर। अब उस केस में उल्टा होता है कि मान लो यहां पे मेरा शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है सर, वो ओनली 8 लाख है, कितना है 8 लाख, और मिला 10 लाख है, तो विच इज लो 8 लाख आपका डीम डिविडेंड हो जाएगा। 8 लाख क्या हो जाएगा बेटा, डीम डिविडेंड हो जाएगा। समझ में आया बेटा, समझ में आया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैंने क्या चीटिंग निकाला, शेयर होल्डर और कंपनी ने मिलकर के, तो ये देखो ये टैक्स गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मिस्टर एआरपी शेयर होल्डर, मिस्टर एआरपी कौन है, शेयर होल्डर जिनका 10% मोर वोटिंग राइट है, और उस कंपनी ने मिस्टर एआरपी को लोन्स और एडवांसेस दिया, तो बेटा डीम डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन्स और एडवांसेस और शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ऐसी है वहां पे कि मैं उसके बाद में भी चीटिंग कर सकता हूं। सर कैसे चीटिंग कर सकते हो, कि मेरा एक दोस्त है मिस्टर दबंग, बराबर, हुड हुड दबंग दबंग, बराबर, वो दबंग मेरा दोस्त है, मैंने बोला यार तू बड़ा दबंग आदमी है, तू मेरे लिए एक काम कर ले, बोले बोल ना भाई, एक बार मैं जो कमिटमेंट कर लेता हूं फिर तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता, है ना। तो दबंग बोलता है एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूं फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। तो मैंने बोला देख ना यार दबंग, ऐसा है कि भाई मैं अगर कंपनी से लोन और एडवांसेस लूंगा फंस जाऊंगा, डीम डिविडेंड हो जाएगा, तो एक काम कर, मैं कंपनी को बोल के तेरे को लोन और एडवांसेस दिलवा देता हूं। ये देखो लोन्स और एडवांसेस किसको मिल रहा है, टू अदर पर्सन, टू अदर पर्सन, टू अदर पर्सन, टू अदर पर्सन, अदर पर्सन, ये अदर पर्सन, मिस्टर दबंग कौन है, अदर पर्सन है, अदर पर्सन है, तो उसको दिया जा रहा है, बट किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर, फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, कि भाई ये लोन मिस्टर दबंग लेके फिर मेरे को आगे लोन दे देगा, फिर कंपनी इसका लोन राइट ऑफ कर देगा, ये मेरा लोन राइट ऑफ कर देगा। या मान लो मिस्टर दबंग मुझसे 10 लाख रुपए मांगता है, मैंने बोला दबंग तेरे को तो पैसे से मतलब, बोले हाँ भाई, तो मैंने कहा तेरे को पैसा मैं कंपनी से दिलवा देता हूं, तो कंपनी इसको लोन दे देगा वहां पे, और फिर वो एक दिन वहां पे क्या कर देगा, राइट ऑफ कर देगी कंपनी, बराबर। तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो शेयर होल्डर का हो रहा है वहां पे, तो उस केस में भी डीम डिविडेंड हो जाएगा अंडर सेक्शन 222E, अमाउंट सेम, अमाउंट ऑफ लोन्स और एडवांसेस और शेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर का जितना शेयर बनता है बराबर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, वो विच एवर इज लोअर। तो देखो यहां पे भी आप देखो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, दूसरा शेयर होल्डर है, वोटिंग राइट 10% मोर, और तीसरा कंडीशन यहां पे अप्लाई हो रहा है, बराबर। थर्ड कंडीशन लोन्स और एडवांसेस, नथिंग एल्स। अब मैंने एक और चीटिंग निकाला, एक मेरा कंसर्न है, कंसर्न, बराबर, कंसर्न मतलब कोई और कंसर्न है, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। और उस कंसर्न और मेरा एक रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिश्ता कहलाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग, बराबर। जो मिस्टर एआरपी है, मिस्टर एआरपी इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर इन दिस कंसर्न, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग कब होता है, जब 20% और मोर, मतलब इस कंसर्न के अंदर मेरा 20% और मोर वोटिंग राइट है, 20% मोर क्या है, वोटिंग राइट अगर कंपनी है तो, या फिर 20% मोर शेयर इन प्रॉफिट है, शेयर इन प्रॉफिट है अगर कंपनी के अलावा पार्टनरशिप में एलएलपी, ईओपी, बीओआई वगैरह है तो उस केस में, तो मतलब पक्का रिश्ता है, रिश्ता क्या कहलाता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग का, बराबर। तो अभी इसके साथ में मेरा एक रिश्ता है, और मैंने ये जो टैक्स गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड है, क्लोजली हेल्ड कंपनी, जिसके अंदर मैं 10% मोर का वोटिंग राइट वहां पे रखता हूं, उसको बोला कि काम करो आप इस कंसर्न को लोन्स और एडवांसेस दे दो, इस कंसर्न को लोन्स और एडवांसेस दे दो। तो पहला कंडीशन क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मैं शेयर होल्डर 10% मोटिव है, और तीसरा लोन्स और एडवांस किसको, कंसर्न को। इस केस में बेटा डीम डिविडेंड हो जाएगा 222E के अंदर, 222E के अंदर डीम डिविडेंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अलग अलग मैंने आपको केसेस बताया, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, जैसे भी जो भी चाहो आप वहां पे कर लेना, ओके। अब बेटा व्हाट विल बी, ये तो हो गया कि अमाउंट ऑफ डीम डिविडेंड क्या हो जाएगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं कि सर इसके ऊपर टैक्स किसको पे करना है, तो बेटा यहां पे टैक्स का अमेंडमेंट आया था 2018 के अंदर कि इन केस ऑफ डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E
क्लोजली हेल्ड कंपनी शैल पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द रेट 30%। यहां पे शेयर होल्डर को टैक्स पे नहीं करना है बेटा। सर वो 115 बीबीडीए वाला 10 लाख से ऊपर होगा तो भी नहीं। अब आप अच्छे से याद करो वहां पे क्या लिखा था, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 220 ए बी सी डी। वहां पे 220 ए बी सी डी आता है, ई नहीं आता, ई नहीं आता, बराबर है। तो उस केस में आपका कंपनी पे करती है, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी वो 30% से डीटी पे करता है, इसके ऊपर 12% कंपल्सरी सरचार्ज लगेगा और 4% एचईसी भी लगेगा। और पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर के एंड में क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1034, बराबर है। तो अभी देखो ये चीटिंग जनरली कोई नहीं करेगा, क्योंकि भाई इससे अच्छा नॉर्मल डिविडेंड पे कर दो, 15% डीईटी पे करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चीटिंग करोगे तो 30% डीईटी पे करना पड़ेगा, बराबर है। तो बात समझो। अभी यह आपका नेक्स्ट आता है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर का मैंने बता दिया कि 20% मोर वोटिंग राइट कंपनी केस में, और अदर्स के केस में 20% मोर शेयर इन प्रॉफिट। क्लोजली हेल्ड कंपनी वगैरह हमने पढ़ लिया। अब मान लो अगर वहां पे ऐसा होता है कि जो कंपनी है टैक्स गुरुकुल, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर लोन से एडवांस देती है। जैसे कि देखो, इफ लोन्स और एडवांसेस आर गिवन टू द शेयर होल्डर बाय द कंपनी in its normal course of business, then provision of 223 does not apply and it shall not be treated as deemed dividend। एग्जांपल समझो कि जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब टैक्स गुरुकुल इज अ मनी लेंडिंग कंपनी। इसका काम ही लोन देने का है, भाई सबको लोन देता है, तो क्या शेयर होल्डर को नहीं देगा क्या, बराबर है। तो अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी मनी लेंडिंग कंपनी है और वो लोन देती है किसको, शेयर होल्डर को, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में माना जाएगा, तो डीम्ड डिविडेंड 223 अप्लाई नहीं होगा। या फिर जो मिस्टर एआरपी है, वो मिस्टर एआरपी सप्लायर है टैक्स गुरुकुल के। टैक्स गुरुकुल एक, मान लो कि भाई टैक्स गुरुकुल एक तरह से समझ लो कि एक पब्लिकेशन कंपनी है। क्या है, पब्लिकेशन कंपनी है, बुक्स बेचती है। और जो मिस्टर एआरपी है वो उनका एक प्रिंटिंग प्रेस चलता है। क्या चलता है, मिस्टर एआरपी का प्रिंटिंग प्रेस चलता है, ठीक है। हालांकि मिस्टर एआरपी शेयर होल्डर है कहां पे, टैक्स गुरुकुल के अंदर, फिर भी उनका अलग बिजनेस भी है यार। जरूर थोड़ी है कि एक आदमी मतलब एक ही बिजनेस करे, एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। एआरपी का अलग बिजनेस है, पब्लिकेशन प्रिंटिंग का काम है। टैक्स गुरुकुल वहां पे पब्लिशिंग का काम करता है, बुक्स पब्लिश करता है। तो टैक्स गुरुकुल ने मिस्टर एआरपी को ऑर्डर दिया कि आप हमको 1 लाख बुक्स छाप के दो। मैंने बोला एडवांस दो तब छापूंगा, एडवांस दो तब छापूंगा। कंपनी ने बोला नहीं दे सकते, 222 ये अप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा गांडा, फालतू की बात नहीं करने का, 222 ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर एडवांस है, बराबर। आप अपने सप्लायर को एडवांस नहीं दोगे तो काम कैसे शुरू करेगा। तो एडवांस गिवन टू द सप्लायर हु इज अ शेयर होल्डर आल्सो बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो 222 अप्लाई नहीं होगा, बराबर। तो ये आपका 220 था डीम डिविडेंड। उसके बाद में आता बेटा विनिंग्स, 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 विनिंग्स। अगर विनिंग्स है रेसेस से, हॉर्स रेसेस से, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड, पजल्स, बैटिंग और गैम्बलिंग और एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, जैसे केबीसी, इंडियन आइडल, बिग बॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर है। तो उस केस में अगर आपको कुछ भी वहां पे प्राइस मनी मिला है तो वो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स 30% से टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 115 बीबी, बराबर है। बिग बॉस, बिग बॉस बीबी 115 बीबी, बिग बॉस का विनिंग्स। किसका विनिंग बेटा, बिग बॉस का विनिंग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। अब खास बात समझो बेटा, ठीक है। जब कभी भी वहां पे क्वेश्चन में दे रखा हो तो एक्सपेंस भी हो सकता है कि दे रहा, क्योंकि भाई बिग बॉस में जाने के लिए मैंने इतना इतना खर्चा किया, ऐसा किया, हो गया, बाढ़ में जा बे सर, 3 पत्ती सीखने के लिए मैंने इतना इतना, हट फालतू बात नहीं करने का। कोई एक्सपेंस किस तरह का अलाउ नहीं है बेटा, ठीक है, वेदर रिलेटेड टू विनिंग्स और नॉट। भाई ऐसे खर्चे का डायरेक्शन देने लग गए तो लोग वहां पे टैक्स नहीं भरेंगे। दूसरा, कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं हो गया, भाई मैं 3 पत्ती के अंदर 3 बाजी हार गया 5-5 लाख की, और फिर एक बाजी 1 लाख रुपए की जीत गया। सर वो 5-5 15 लाख की मैं बाजी हारा हूं तो मेरा लॉस हो गया ना सर, 1 लाख 14 लाख का लॉस है, नेगेटिव इनकम। बाढ़ में गया 15 लाख तेरा लापसी, लापसी सर 1 लाख के ऊपर 30% टैक्स और पे करना पड़ेगा। मतलब बेटा तू जीता कितना, 1 लाख, खर्चा कितना जा रहा है 15, और ये 30,000 टैक्स, 15 लाख 30,000, ठीक है। तो कोई सेट ऑफ लॉस वगैरह भी नहीं मिलेगा बेटा। इनको डिमोटिवेट करना है, ऐसी एक्टिविटीज, इनको कैजुअल एक्टिविटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कैजुअल एक्टिविटीज, कैजुअल विनिंग। ये किसी का मेन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हो सकता है वहां पे, ठीक है। अच्छा आपको बता दो, बिग बॉस के अंदर 2 तरह का अमाउंट मिलता है। एक तो जो विनिंग वहां पे प्राइस मिलेगा, प्राइस मनी जिसको बोलते हैं, बराबर है, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा 115 बीबी के अंदर। लेकिन जो डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब थोड़ी विनर हो सकते, विनर तो एक ही होगा वहां पे। तो बाकी लोगों को भी वहां पे वीकली अमाउंट मिलता है, वीकली उनका एक फिक्स प्रोफेशनल फीस, वो पीजी में जाएगी। दे आर प्रोफेशनल आर्टिस्ट, दे आर प्रोफेशनल एक्टर्स, वो पीजी में चला जाएगा, बराबर, ठीक है। कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन वगैरह भी नहीं मिलता इनके सामने, बराबर, एटीसी टू एटीयू। और बेनिफिट ऑफ बेसिक इनिशियल लिमिट भी नहीं मिलता, जो 2.5 लाख
बराबर 3 लाख 5 लाख वो इसके सामने नहीं मिलता, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है। और अगर आपको विनिंग क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ठीक है, नेट ऑफ टीडीएस दे रखा है कि भाई 30% काट के, मतलब मान लो कि भाई 1 लाख का विनिंग था लेकिन क्वेश्चन में 70,000 दे रखा है, नेट 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 दे रखा है, तो आप उसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ठीक है, जो टीडीएस का रेट है 30% कंसिडर करके, मतलब आपको 1 लाख रुपए करके उसको इनकम दिखाना पड़ेगा। ओके बेटा, उसके बाद में आता है नोट 3 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आपको गणपत पी के आरसी से मिला है, कहां से मिला है बेटा? अगर आपको इंटरेस्ट मिला गणपत पी के आरसी से मिला है तो वो आपका फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब सर ये गणपत पी के आरसी क्या है? तो जीवन फॉर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1015, G2 फॉर डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइज स्कीम 2015 1015 के अंदर बेटा ये सरकार इशू करती है। और आपको याद होगा कैपिटल गेन के अंदर मैंने बताया था कि इनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर टैक्स लगाएगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा, इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए इंटरेस्ट क्या होता है? एग्जेम्प्ट। इसके अलावा नेशनल प्लान सर्टिफिकेट है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1015, ये भी वहां पे ठीक है गवर्नमेंट इशू करती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीधी सी बात है, आप इन्वेस्ट करते हो पीपीएफ के अंदर तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो एग्जेम्प्ट होता है 1011 के अंदर। ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट ये भी सरकार से रिलेटेड 1015 के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट बराबर, पोस्बा 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 ये पोस्बा पोस्बा पोस्बा, अगर आपने पोस्बा में इन्वेस्टमेंट किया है और उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिला और 1015 में एग्जेम्प्ट होगा, बट मैक्सिमम 3000 रुपीज 3500 पर पर्सन। मतलब अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स है तो बेटा वहां पे 2 लोग हैं तो दोनों को 3500 का एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड, कभी जीवन में अगर मौका मिले गोवा जाने का, बराबर है सर, बातें ही मत करो आप तो, जब से सीए ज्वाइन किया गोवा तो छोड़ो सर, गांव तक नहीं गए हम लोग, बराबर है। गोवा को स्पेलिंग थोड़ा ऐसा कि गांव तक नहीं गए वहां पे, कोई बात नहीं है। अगर कभी जीवन में जाने का मौका मिले तो पहली बार जाओ तो ट्रेन से जाना सर। तो क्यों ट्रेन से जाना? अरे इतना ब्यूटीफुल पूरा का पूरा आपका जो फॉरेनर्स आते हैं मतलब, और अभी तो नई ट्रेन चालू है वो कांच वाली दिखता है मतलब इसी, बराबर। तो उससे जाना बेटा, क्या खूबसूरत मतलब जो बनाया है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो कॉर्पोरेशन बेसिकली है वो बहुत महंगा प्रोजेक्ट था, वो बहुत महंगा प्रोजेक्ट था। वन ऑफ द लाइक जो इंडिया के जो मेट्रो मैन कहलाए जाते हैं ई श्रीधरन, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो का पूरा मतलब प्लान किया, उन्होंने उनका ही प्लान था ये कोंकण रेलवे का। अभी तो कश्मीर रेलवे बहुत शानदार बन रहा है, बट हम बात करें कोंकण रेलवे की तो उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत थी बिटिया बेटा। तो उसके लिए चलो बिटिया भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, बिटिया का बाप हो ना तो बिटिया मुंह से निकल जाता है। तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन जो बॉन्ड्स है बेटा, वो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स इशू किए गए थे पैसा लेने के लिए। तो ऑब्वियसली जब जनता से पैसा लिया जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, तो वो आपका एग्जेम्प्ट है 1015 के अंदर इंटरेस्ट। आरबीआई रिलीफ बॉन्ड उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एग्जेम्प्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एग्जेम्प्ट, और लास्ट में सुकन्या, ये देखो बेटियां आ गई मेरी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, बहुत बढ़िया स्कीम है बेटियों के लिए, बराबर है, बेटियों के लिए। जैसे मेरे पापा मतलब मेरे भाई के 2 बेटियां हैं, बराबर है, उन दोनों का सुकन्या में करवा रखा। और जब मेरी बेटी जो बड़ी वाली बेटी है जियाना, वो जब उसका बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे पापा बर्थ हो गए 2-3 दिन हुए थे और सुकन्या समृद्धि स्कीम का फॉर्म लेके आ गए थे, बोला इसको भरो। मैंने कहा अभी तो नाम नहीं रखा है, और वो फॉर्म वही ऐसे पड़ा हुआ था, मैं नाम सोच रहा था, नाम सोचा, अभी देखो इतना प्यारा नाम सोचा है जियाना, ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, तो इतना प्यारा नाम सोचा तो टाइम लग गया, तो फॉर्म वही पड़ा, बाबा भड़क गए 15-20 दिन, मतलब ये क्या तरीका है ऐसा वैसे। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम बेसिकली जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए खोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोदी जी की बहुत बढ़िया स्कीम है, शानदार स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, बराबर है। तो गर्ल चाइल्ड के लिए खोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1 साल के अंदर 1,50,000 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। अब फायदा देखो, जो 150 आप इन्वेस्ट करोगे उसका एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है बेटा वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है 1011 ए के अंदर। इसके अलावा जब मैच्योरिटी होकर के पूरा अमाउंट आएगा, बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट होकर के आएगा तो वो भी फुल्ली क्या होता है बेटा, एग्जेम्प्ट होता है। तो ये सारे के सारे गणपत पी के आरसी से अगर आपको इंटरेस्ट मिला बेटा फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है अदर्स से, अदर दिन गणपत पी के आरसी, वो बेटा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर वो आपका बिजनेस नहीं है तो। अगर आपका बिजनेस है किसी को लोन देना, मनी लेंडिंग बिजनेस, तो बेटा वो कहां जाएगा, पीजीपी में जाएगा। अब मेरे साथ आदमी पढ़ाता है टीचर, अब मेरा दोस्त आता है वो बोलता है मेरे को यार 1 लाख का लोन चाहिए, मैंने कहा ले जा,
बराबर है। वो बोलता है यार भाई मैं इंटरेस्ट दूंगा, मैंने कहा यार क्या करना है यार, इंटरेस्ट सब मुंह में बोला नहीं भाई, ठीक है दोस्ती यारी में मतलब ये सब चीजें बीच में नहीं लानी चाहिए। मैं चल ठीक है एक काम करना 20% से दे देना। बोले यार तू तो जान ही लेगा क्या, मतलब तेरे को उंगली पकड़ाई तो गला पकड़ेगा। अब तूने बोला है कि दोस्ती यारी में, तो ठीक है 20% दे देना वहां पे। तो उसके ऊपर मेरे को जो इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि मेरा वो बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, तो इनकम फ्रॉम अदर्स में आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट भी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट बराबर है, वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि उसका 80 टीटीए टीटीबी में डिडक्शन मिलता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। कुछ इंटरेस्ट का डिडक्शन है 80 टीटीबी। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, जो टैक्स रिफंड्स होते हैं, टैक्स रिफंड्स होते हैं, जैसे कि जीएसटी रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, बराबर है, उनके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा। जो रिफंड आ रहा है वो आपकी इनकम नहीं, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट योर इनकम। जीएसटी रिफंड इनकम हो सकता है, डीम पीजीपी इनकम हो सकता है, प्रोवाइडेड पहले अगर डिडक्शन मिला हो, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो बाकी सारे इंटरेस्ट इधर आ जाएंगे। अब उसके बाद में आता है बेटा रॉयल्टी। क्या आता है बेटा? रॉयल्टी। रॉयल्टी अगर आपको रिसीव हुआ है, नोट नंबर वो जो हम मेन स्ट्रीम में पढ़ा था उसके अंदर नोट थे वहां पे, अगर आपको रॉयल्टी रिसीव हुआ है फ्रॉम पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ब्रांड नेम, शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगर कोई खर्चा किया है तो उसका डिडक्शन भी मिल जाएगा 57 के अंदर। रॉयल्टी क्या होता है बेटा? जो इनटेंजिबल असेट्स होती है उनको आप किसी को यूज करने के लिए देते हो तो उसके लिए आपको रेंट मिलता है, दैट इज रॉयल्टी, दैट इज रॉयल्टी, बराबर। और कुछ खर्चा किया तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन रॉयल्टी के अंदर एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा 115 बीबीए, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा 115 बीबीए, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा बीबीए, बराबर है। रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, अगर आपको रॉयल्टी मिल रहा है पेटेंट से, किससे? खाली पेटेंट से, ट्रेडमार्क, गुडविल, नो उनकी बात नहीं हो रही, खाली पेटेंट से रॉयल्टी मिल रहा है और कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो बेटा जो आपका रॉयल्टी इनकम जो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होना, जैसे कि आप इस केस में इंडिविजुअल होते हैं तो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है, ऊपर वाले केस में, ठीक है, स्लैब रेट से रॉयल्टी टैक्सेबल होता है, ठीक है, नॉर्मल इनकम है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो फिर वहां पे आपका 30% से टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर आपको फायदा दे दिया जाए कि भाई जो रॉयल्टी इनकम है पेटेंट के ऊपर, क्यों सर ऐसा क्यों किया? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पेटेंट रजिस्टर्ड करवाने में बिलीव करें, बराबर है, और उससे इंडिया का ग्रोथ हो। इंडिया क्या हो? ग्रोथ हो, कहने का मतलब, बराबर, इकोनॉमिक या साइंटिफिकली या कहीं ना कहीं मतलब इंटेलेक्चुअली ग्रोथ हो उस चीज से। और इंडिया में जो लोग बेसिकली जो फॉरेन चले जाते हैं वो इंडिया में रहे और इंडिया में बेसिकली डेवलप करे, ठीक है। तो अभी यहां पे समझो क्या कंडीशन, पहला तो होना चाहिए रॉयल्टी इनकम। मैं वहां पे अंडरलाइन करते हुए लिख रहा हूं कंडीशन नंबर 1, कौन सा इनकम होना चाहिए? रॉयल्टी इनकम। किससे सर? रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट, ये पहला हो गया, ठीक है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट, नंबर 1। नंबर 2, डेवलप एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये हो गया नंबर 2, कि भाई जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी इनकम है, वो पेटेंट से होना चाहिए। पेटेंट कहां पे डेवलप होना चाहिए? डेवलप एज वेल एज रजिस्टर इंडिया, मतलब डेवलप आउटसाइड इंडिया है नहीं चलेगा, या फिर रजिस्टर आउटसाइड इंडिया नहीं चलेगा, दोनों इंडिया में होना चाहिए। तीसरा, बाय अ रेसिडेंट असेसी, ये थर्ड कंडीशन, ठीक है, ये थर्ड कंडीशन हो गया। एंड असेसी शैल बी फर्स्ट एंड ट्रू ओनर, ये हो गया चौथा। फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर, फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर, ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया चौथा कंडीशन, बराबर, फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर होना चाहिए। पांचवा, हिज नेम शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट, रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स होता है, बराबर, ये पांचवा कंडीशन। अगर ये पांचों कंडीशन एक साथ में क्यूमुलेटिवली फुलफिल होती है कि रॉयल्टी इनकम होना चाहिए पेटेंट से, वो पेटेंट डेवलप होना चाहिए एंड रजिस्टर होना चाहिए इंडिया में, रेसिडेंट होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट को ये फायदा नहीं है, रेसिडेंट होना, ये बहुत बड़ा फायदा है जो मिल रहा है, रेसिडेंट को मिलता, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता, ठीक है। और जो 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 असेसी है, जो इन्वेंटर हो, फर्स्ट होना चाहिए और ट्रू इन्वेस्टर हो, ऐसा नहीं किसी और का कॉपी करके पेल दिया, चेप दिया, ना ना ना। और लास्ट में उसका नाम भी जो रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार होता है, पेटेंट रजिस्ट्रार होता है, उसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए मिस्टर अमित राजपुरोहित, ठीक है। तो उस केस में बेटा वहां पे आपको क्या फायदा मिलने वाला है? सच रॉयल्टी इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एट अ फ्लैट रेट ऑफ टैक्स 10%, 10%। जहां पे नॉर्मल स्लैब रेट लग रहा था और रॉयल्टी इनकम करोड़ों में होती है, तो
अब सोचो कि रॉयल्टी की इनकम करोड़ों, तो जैसे ही 10 लाख से ऊपर इनकम जाएगा 30% टैक्स लगेगा, 50 लाख से ऊपर जाएगा तो सरचार्ज लगने लग जाएगा, 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो और सरचार्ज 15% से लगेगा, अगर 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 25% सरचार्ज लगेगा, और अगर 5 करोड़ से ऊपर जाता है तो 37% से सरचार्ज लगेगा। मर जाएगा ऐसे केस में तो, बराबर। तो उस केस में बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा बीबीएफ बहुत बड़ा स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, मिल रहा है। और लेकिन हाँ, जब आप ये वाला प्रोविजन देखोगे तो जो इनकम रॉयल्टी इनकम आया वो फ्लैट 10% से टैक्सेबल हो जाएगा, कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो एक्सपेंस शैल बी अलाउड फ्रॉम रॉयल्टी इनकम, दिस इज ऑप्शन पॉलिसी, ये ऑप्शन है, चाहे तो ये ले ले, चाहे तो नॉर्मल टैक्स से ले ले। तो सीधी सी बात है, जिसकी रॉयल्टी इनकम बहुत ज्यादा है, खर्चा सामने कोई है नहीं, क्योंकि रॉयल्टी देखो क्या होता है, इट इज अ रेंट। पेटेंट एक बार डेवलप हो गया उसके बाद में हर साल आपको रेंट आता रहेगा, सामने क्या खर्चा करोगे, सामने आप क्या खर्चा करोगे। तो फिर भी आपको लगता है कि नॉर्मल प्रोविजंस आर बेनिफिशियल फॉर यू, तो आप वो ले सकते हो। लेकिन अगर आपने ये वाला ऑप्शन एक बार ले लिया, बराबर, इफ ऑप्शन टेकन, कौन सा ऑप्शन, 115 बीबीएफ, बहुत बड़ा फायदा। तो नेक्स्ट 5 इयर्स फिर 115 बीबीएफ ही लेना पड़ेगा, बराबर है। वो वैसे ही, बराबर है, 44 एडी के जैसे प्रेजम्पटिव टैक्सेशन वाला, वैसे कि अगर आपने एक बार ऑप्शन लिया तो अगले 5 साल भी, ऐसा नहीं कि दूसरे साल बोलो अब तो इस बार मेरे खर्चे ज्यादा है तो मैं नॉर्मल प्रोविजन में जाऊंगा, या रॉयल्टी कम है तो नॉर्मल प्रोविजन में जाऊंगा, 10 लाख से कम नहीं बेटा, आपको फिर 115 बीबीएफ ही ऑप्ट करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये आपका था वहां पे रॉयल्टी। अब आता है बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, और उसका नाम, नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में जो आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 56(2)(7)(b), excess consideration received by a closely held company for issuing shares to a resident shareholder, एग्जांपल समझते हैं, ये एग्जांपल समझते हैं बेटा। एक कंपनी है वीवीआईपी प्राइवेट लिमिटेड, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वीवीआईपी प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड कंपनी है। इस कंपनी को पैसा चाहिए, क्या चाहिए बेटा, पैसा, कितना, 15 लाख रुपए, इसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का है, बराबर है, तो उसके लिए पैसा चाहिए 15 लाख रुपए। शाहरुख खान तैयार होगा कि चलो मैं पैसा लगाऊंगा, एसआर के तैयार हो गया कि मैं पैसा लगाऊंगा, ठीक है। तो एसआर के को बोला गया कि भाई ठीक है सर आप पैसा लगा दो, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे। सर बोले ना, अगर तुम इंटरेस्ट दोगे मुझे तो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी दोस्तों, और इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लग जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है एसआर के, तो क्या किया जाए। कंपनी ने बोला हम आपको डिबेंचर इशू कर दें। अगर आप डिबेंचर भी इशू करोगे दोस्तों तो उसके ऊपर भी जो ब्याज मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो मैंने ऐसा के करे क्या, 15 लाख तुमको देने नहीं है, नाटक मत करो, बहाने मत, नहीं मुन्ना नाटक नहीं कर रहा हूं मैं वहां पे। कितनी खराब एक्टिंग करते हो सर, कितनी गंदी वाहियात घटिया आथो वाली एक्टिंग करते हो। मतलब ऐसा लगता है कि शाहरुख खान के अंदर नाना पाटेकर भी आ गया, जिमी शेरगिल भी आ गया, है ना, अनिल कपूर भी आ गया। चलो ठीक है, माई एक्टिंग इज माई एक्टिंग, नन ऑफ योर एक्टिंग, फालतू की बातें करने का नहीं, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, कंपनी ने क्या बोला वहां पे कि एसआर के पैसा दो। वो बोलता है कि ना मैं लोन की तरह दूंगा, ना मैं इसको डिबेंचर की तरह दूंगा, डिबेंचर लूंगा। कंपनी बोलती है यार हमारा भी हेडेक है, अगर हम आपको इंटरेस्ट देंगे तो हमको भी टीडीएस काटना पड़ेगा, कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, तो कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसमें हिंग भी लग जाए, हिंग भी ना लगे, और हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा का चोखा। में कहावत ही थोड़ी सी है ना खराब होगी, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा का चोखा, बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा ऐसा कुछ किया जाए जिससे मतलब चीटिंग भी हो जाए और कंपनी का भी फायदा हो जाए और एसआर के भी फायदा हो जाए। सर कैसे सर, बात समझो। कंपनी ने क्या बोला, हम आपको इशू करेंगे शेयर्स, हम आपको क्या इशू करेंगे, शेयर्स। अच्छा कंपनी कौन सा होना चाहिए सर, कंपनी, क्योंकि ऐसी चीटिंग सिर्फ एक कंपनी ही कर सकती है और उस कंपनी को क्या बोलेंगे, क्लोजली हेल्ड कंपनी। लिस्टेड कंपनी ऐसा चीटिंग कर ही नहीं सकती, बराबर। तो पहला क्लोजली हेल्ड कंपनी होना चाहिए। दूसरा क्या इशू करेगा, शेयर्स इशू करेगा। शेयर्स इशू किसको, रेसिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगा, कंडीशन नंबर 3। चौथा किस पे इशू करेगा, प्रीमियम पे इशू करेगा। किस पे इशू करेगा, प्रीमियम पे इशू करेगा।
चार कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, क्लोजली हेल्ड कंपनी होना चाहिए, दूसरा शेयर इशू करना चाहिए, तीसरा रेसिडेंट को इशू करना चाहिए, चौथा प्रीमियम, ये सिक्योरिटी एसपी मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम बराबर है, या शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर प्रीमियम पे इशू करेगा। डिस्काउंट पे किया तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। या फेस वैल्यू पे किया तो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन कभी अप्लाई होगा, जब वहां पे जो प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है बेटा, ठीक है। इससे रिलेटेड अलग अलग केसेस है, मॉड्यूल के अंदर आपके दे रखे हैं, वो देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो, अभी हम एग्जांपल लेते हैं वहां पे, ठीक है। क्लोजली हेल्ड कंपनी विवे प्राइवेट, उसने 10,000 शेयर्स इशू किए, किसको? मिस्टर एसआर के, जो कि रेसिडेंट है, और फेस वैल्यू था 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम था 50 और इशू प्राइस हो गया 150 रुपीज। लेकिन उस शेयर का जो मार्केट वैल्यू था बेटा वो 120 रुपए। मार्केट वैल्यू कितना था? 120 रुपए। मतलब एसआर के कंपनी को ज्यादा पैसा दे रहा है, कंपनी क्या बेट दे रहा है? ज्यादा पैसा। तो उस केस में अपने को ये जो वीवीआईपी प्राइवेट लिमिटेड बेटा, उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा एक्सेस कंसीडरेशन। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एक्सेस कंसीडरेशन। एक्सेस कंसीडरेशन। और वो एक्सेस कंसीडरेशन कैसे निकालते बेटा? सिंपल सी बात है। देखो पहली कंडीशन देखो, सबसे पहले सेक्शन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेक्शन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी, पहला शेयर्स इशू हो रहा है, दूसरा रेसिडेंट है, तीसरा और चौथा है वहां पे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो चारों कंडीशन रहती है, सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन नहीं पूछेगा अप्लाई होता है कि नहीं होता। फिर उसके बाद में एक्सेस कंसीडरेशन। तो सर एक्सेस कंसीडरेशन कैसे निकालते हैं? तो एक्सेस कंसीडरेशन निकालते हैं बेटा, जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस EIP माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगी, ठीक है, जितना इशू कर रखा है वहां पे। तो सर इशू प्राइस कितना है? सर इशू प्राइस है 150 माइनस फेयर मार्केट वैल्यू है 120 बराबर। अच्छा, और एक्सेस कंसीडरेशन कभी होगा? जब फेयर मार्केट वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस। फेयर मार्केट वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस, तभी एक्सेस कंसीडरेशन होगा। ये ध्यान रखना। ये कब होगा? व्हेन इशू प्राइस इज ग्रेटर देन FMV, एक्सेस कंसीडरेशन, ठीक है। तो उस केस में 120 इंटू 10,000 शेयर इशू करेंगे बेटा, तो 30 आई गेस 3 लाख रुपए मेरे हिसाब से एक्सेस कंसीडरेशन होना चाहिए। और वो कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। 5627B के अंदर, 5627B के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल। क्योंकि कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है, ध्यान रखना। तो ये, और ना ही उसने कोई बेसिकली कैपिटल गेन वगैरह नहीं है, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर एक्सेस कंसीडरेशन वाला आ जाएगा। अब बेटा मान लो यहां पे सर ये इशू प्राइस 120 होता, यहां पे ये इशू प्राइस कितना होता? 120 होता, 120 होता। तो सर क्या फिर एक्सेस कंसीडरेशन होता? एक्सेस कंसीडरेशन नहीं होता बेटा, क्योंकि इशू प्राइस 120, फेयर मार्केट वैल्यू भी 120। लेकिन सेक्शन अप्लाई हो जाता, जो सेक्शन 5627B है बेटा वो अप्लाई हो। सर कैसे? अरे कंपनी वीवीआईपी जो है आपका क्लोजली हेल्ड कंपनी है, दूसरा शेयर्स इशू कर रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू किया है भाई 20 रुपए, 120 मतलब 20 रुपए वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सीधे सिक्योरिटी पे, और रेसिडेंट को इशू किया है, तो डजंट मैटर, एक्सेस कंसीडरेशन नहीं है, बट सेक्शन शैल अप्लाई। तो इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा कि सेक्शन 5627B शैल अप्लाई एज क्लोजली हेल्ड कंपनी हैज इशूड शेयर्स टू रेसिडेंट एट प्रीमियम, बट देयर विल बी नो एक्सेस कंसीडरेशन बिकॉज FMV इज इक्वल टू इशू प्राइस। बात खत्म कुल मिला के। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। अब ये देखो इस सेक्शन 5627B के कुछ एक्सेप्शंस भी है। सर वो एक्सेप्शंस क्या है वो समझो। एक्सेप्शन क्या है सर? तो पहला एक्सेप्शन है, इन द फॉलोइंग केसेस एक्सेस कंसीडरेशन रिसीव बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी शैल नॉट बी टैक्सेबल। पहला, शेयर्स इश्यू टू नॉन रेसिडेंट, कि अगर नॉन रेसिडेंट को शेयर इशू किया है तो आपका अप्लाई नहीं हो। सर ऐसा क्यों सर? अरे बेटा नॉन रेसिडेंट से तो फॉरेन करेंसी लाने का है बराबर है, तो इसलिए वहां पे प्रोविजन नहीं है। और दूसरा, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वेंचर कैपिटल कंपनी है, वेंचर कैपिटल फंड है, वेंचर कैपिटल कंपनी जो न्यू स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाते हैं, जो न्यू वेंचर्स के अंदर पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं वेंचर कैपिटल्स बराबर है। और वेंचर कैपिटल कंपनी क्योंकि देखो अगर वहां पे ये क्लोजली हेल्ड कंपनी आगे कहीं पैसा लगाने वाली है, न्यू स्टार्टअप्स में पैसा लगाने वाली एक वेंचर कैपिटल कंपनी है, तो उसको तो ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा ना, तो उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, जो लिस्टेड कंपनी होती है उस केस में भी आपका अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लिस्टेड कंपनी ऐसी चीटिंग कर ही नहीं सकती, लिस्टेड कंपनी ऐसी चीटिंग कर ही नहीं सकती। ये 5627B था। अब बड़ा आता है महा सेक्शन 56 to 10।
गिफ्ट रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2009, बराबर है। अब बात समझना, हमने गिफ्ट इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा था, अगर एम्प्लॉयर से कोई भी गिफ्ट मिला, चाहे शादी पे क्यों ना मिलो, चाहे शादी पे भी अगर एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला है तो उसका प्रोविजन जो भी है हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा। अगर क्लाइंट या कस्टमर से गिफ्ट मिल रहा है, क्लाइंट या कस्टमर से, तो वो हमने पीजीपी में पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने कहा मेरे को रोलेक्स का वॉच दे देना, या फिर आप मुझे BMW कार दे देना, या फिर मुझे आप अरमानी का सूट देना, आपको याद होगा। क्लाइंट या कस्टमर से अगर मिलता है तो वो पीजीपी में जाएगा। लेकिन बेटा अगर उसके अलावा अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो आपका आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। अब बेटा ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन मैंने आपको एक चार्ट बना के समझाया है, लेकिन पहले सबसे पहले आप समझो रिलेटिव्स का डेफिनेशन समझ लो। इनकम टैक्स का अंदर रिलेटिव का डेफिनेशन दो रखा है, एक सेक्शन दो जगह दे रखा है, एक सेक्शन 2 के अंदर दे रखा है, जो जनरल डेफिनेशन सबके लिए, जो दिल में है बसता है स्पाउस, बराबर है। पेरेंट्स सर के ताज है, बच्चे पांव की धूल है, बहन राखी बांधती है, और भाई अपना लेफ्ट हैंड है। बॉडी के ये जो इंपॉर्टेंट, मैंने वैसे इंपॉर्टेंट और भी पार्ट्स है, बराबर है, लेकिन मैंने बताया कि ये जो मेन जो फंक्शनिंग है वो वाला के दिल में बसता स्पाउस। दूसरा पेरेंट्स सर का क्या है, ताज, बच्चे क्या है, पाँव की धूल, बहन राखी बांधती है, और भाई अपना लेफ्ट हैंड होता है। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन दे रखा है 56 टू 10 के लिए स्पेसिफिकली, ये जो डेफिनेशन रिलेटिव्स का डेफिनेशन है, ठीक है, फॉर सेक्शन 56 टू 10, 56 टू 10 के लिए दे रखा है, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन दे रखा है वो समझना, ये है आपका असेसी इंडिविजुअल। ये कौन है असेसी? आपका इंडिविजुअल। ये आपका असेसी है। ये आपका कौन है बेटा? असेसी है। अब ये जो असेसी है, असेसी के लिए कौन कौन रिलेटिव हो सकता है? तो सबसे पहले समझो, असेसी के लिए जो रिलेटिव होगा स्पाउस। कौन होगा बेटा? स्पाउस, बराबर है। सर माँ बाप को जगह आप स्पाउस क्या करे, जमाना ही बेटा ऐसा है। मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन कहने का मतलब एक बार जो मुंबई बड़ी बड़ी सिटीज के हिसाब से हम दो, हमारे दो वाला वो डिस्कस कर ले, उसके बाद में आते हैं वहां पे। तो सबसे पहले उसका जो रिलेटिव होगा कौन होगा बेटा? स्पाउस, बराबर, स्पाउस, ठीक है। अगर इंडिविजुअल मेल है तो उसकी वाइफ स्पाउस हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल फीमेल है तो उसका हस्बैंड स्पाउस हो जाएगा, दोनों के मतलब, ठीक है। अब उन दोनों के लीनियर डिसेंडेंट्स जो होते हैं, बेटा बेटी एंड देयर स्पाउस, मतलब बेटा बेटी, बेटे की बीवी मतलब बहू, और बेटी का हस्बैंड मतलब दामाद। इसके अलावा पोता पोती, पोता पोती के हस्बैंड एंड वाइफ, पड़ पोता पड़ पोती पड़ पोते के हस्बैंड वगैरह, मतलब वो चलता जाएगा वहां पे, बराबर। ये हो गया, एक परिवार कंप्लीट हो गया। मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, और उनकी बीवियां, उनके पति, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके पति, पूरा लीनियर डिसेंडेंट स्पाउस हो गया। फिर इंडिविजुअल के मम्मी पापा, मदर फादर, मदर फादर इंडिविजुअल के मम्मी पापा, बराबर है। इंडिविजुअल कौन? मदर फादर। तो लुगाई वहां पे चिल्लाएगी, तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं। मतलब तेरे मम्मी पापा भी मेरे मम्मी पापा है, तू टेंशन क्यों लेती यार, है ना? तेरे माँ बाप भी मेरे माँ बाप है, कोई टेंशन नहीं है। तो जो इंडिविजुअल की स्पाउस है, उसके मदर फादर भी इंडिविजुअल के लिए क्या हो गया बेटा? रिलेटिव, बराबर। मान लो मुझे ले लो वहां पे, बराबर, या मुझे, मैं क्यों लेना, किसी को भी ले लो यार, आप अपने 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 हिसाब जिसको अज्यूम कर सको कर लो वहां पे, ठीक है। उसके लिए उसकी स्काउट नहीं, स्पाउस, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके नाती, उन सब के बीवियां और उनके सबके पति, फिर मम्मी पापा खुद के ले लो वहां पे। फिर उसके बाद में जो लुगाई है आपकी और आपका हस्बैंड है, उसके मम्मी पापा, वो भी आपके रिलेटिव है। आप ये देखो, रिलेटिव इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रिलेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ठीक है। अब वहां पे आता है कि जो इंडिविजुअल के जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड उनके स्पाउस, रियल ब्रदर्स, रियल रियल वन, रियल, उसके अंदर आपका अगर पेरेंट्स को अडॉप्ट किया है तो चलेगा, ठीक है। स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर तो वो भी चलेंगे, ठीक है, लेकिन कजिन्स वगैरह नहीं आएंगे। कजिन्स वगैरह वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, बराबर। तो इंडिविजुअल के ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड स्पाउस, ठीक है, मतलब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी भाभी, आपके जीजा जी। अब लुगाई बोलती हो तुम्हारे मम्मी पापा मर गए, मैं तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा भी है। बोले तुम्हारा भाई, मेरा भाई कसाई, तुम्हारी बहन, मेरी बहन डायन। मैंने कहा यार ऐसा किसने बोला? तुम्हारा भाई तो स्वामी विवेकानंद जी जितना महान बुद्धिमान है, और बोलना पड़ता है बे, घर में रहना है। और तुम्हारी बहन तो पूछो ही मत, तुम्हारी बहन मेरी बहन नहीं है, तुम्हारी बहन मेरी बहन नहीं है। लेकिन यार क्या बताओ, मतलब काश तुम्हारी जगह वो पहले मिल जाती। क्या बोले? अरे मतलब वो पहले मिलती तो मैं तुम्हारे बारे में पता कर लेता ना उससे,
कि तुम्हारी दीदी कैसी है, क्या उसका नेचर है, क्या उसको पसंद है, बराबर है। तो पहले उसमें पता कर लेता, हाँ तो फिर ठीक है। तो बोला अभी क्या करना है मेरे भाई बहन का, टेंशन ना लो, तुम्हारे जो भाई बहन है मतलब स्पाउस के जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, बराबर, वो भी मेरे लिए क्या है, रिलेटिव। यहां तक कि जो साले की लुगाई है वो भी रिलेटिव है, और जो साली का हस्बैंड है साड़ू, कौन कौन कौन, साड़ू, मुश्किल में तो साड़ू ही मतलब वही होता है, चल भाई मतलब ऐसे है साड़ू, बराबर। एक पिक्चर बनाऊंगा मैं साड़ुओं के ऊपर, साड़ुओं की जोड़ी आज तक दिखी नहीं है। चलो, तो चाचा भतीजा की जरूरत, तो साड़ू की जरूरत, तो कोई बात नहीं। तो मतलब वहां पे आपके स्पाउस के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है वो भी रिलेटिव है, और उनके स्पाउस है वो भी रिलेटिव है, बराबर। अब बारी आती है, मैंने बोला कि यार इतने से कैसे चलेगा, मेरे चाचा चाची मतलब वो भी तो है, मेरे मामा मामी, तो मेरे जो मदर फादर मतलब जो इंडिविजुअल है उसके मदर फादर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड देयर स्पाउस, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो इंडिविजुअल के लिए कौन, इंडिविजुअल के लिए चाचा, इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, बुआ, मतलब मम्मी के भाई बहन हो गए, सॉरी पापा के भाई बहन हो गए। फिर इंडिविजुअल के लिए मामा मतलब मम्मी के भाई, इंडिविजुअल के लिए मासी मतलब मम्मी की बहन, और उन सब के स्पाउस मतलब चाची, फूफा जी, मामी जी, और मासा जी, ये सारे भी रिलेटिव है मेरे लिए। अब लोग बोले मुंह फुला के बोले मेरे फूफा, चुप, तेरा फूफा मुंह फुला के बैठा था जब मैं शादी में वहां पे आया था, तो बात भी नहीं कर रहा था। फालतू की बातें करना मत, देख तेरे माँ बाप को मैंने वहां पे रिलेटिव मान लिया है, तेरे भाई बहन यहाँ तक कि उनके लुगे हस्बैंड को भी मैंने वहां पे रिलेटिव मान लिया है, ये तेरे चाचा फूफा उनकी तो बात करना ही मत, कहने बाद चुप बैठ गई, कि उसको पता है कि उसका फूफा कैसा है, मुंह फुला के बैठा है। तो मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसकी स्पाउस के जो मदर फादर है, बराबर है, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वगैरह वो नहीं आएंगे, मतलब मेरे लिए रिलेटिव नहीं है। यार इतनी दूर का रिश्ता यार, लुगई के मामा, लुगई की बुआ, लुगई के चाचा, लुगई के चाची, लुगई के मासा, लुगई के मासी, अरे यार क्या लेना देना यार इतनी दूर के, मतलब दूर के तो नहीं है, हमारे तो बहुत नजदीक में होते हैं, बट कहने का मतलब है यार कि फालतू में मतलब पंगे हो जाए, अपने फूफा जी नाराज हो जाएगी, वो क्यों आया है, मतलब वो छगन लाल वहां पे बैठ के रबड़ी क्यों खा रहा है रे, तो मेरे टेंशन हो जाए, मेरे घर में टेंशन हो जाए छगन लाल के चक्कर में, बराबर। या फिर मेरी मासी बोले वो गोदावरी वहां पे बैठ के मतलब ऐसे पंचायती क्यों कर रही, उसको कपड़े देने, उसको कपड़े देने, हमारे होता है ऐसे कपड़े देने का रिवाज होता है वहां पे, तो कहना मेरे घर में टेंशन हो जाए यार, नहीं तेरे ये सब मेरे रिलेटिव नहीं है, बराबर है। तो कोई चुप बैठ गई, वो भी समझ गई कि भाई अभी ज्यादा टंटन नहीं करना, आदमी मतलब मेरा इतना मतलब वहां पे कर रहा है। तो वो ये था रिलेटिव। उसके बाद में जो मेरे दादा दादी नाना नानी, इंडिविजुअल के दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी पड़नाना पड़नानी, लीनियन असेंडेंट्स, बराबर है, वो भी मेरे रिलेटिव है। लोग बोलती है कि यार मेरे दादू और नानू उनको तो ले लो प्लीज, मैं चल ठीक है, तेरे दादू नानू जब भी जाता हो पाँव छूता हो 100 रुपए के नोट पकड़ाते हैं मेरे को, उनको तो लेना चाहिए ना वहां पे, वो रिलेटिव। फूफा जी तो बोलते हैं काई कवर सा, हाँ तेरे फूफा जी, उसके फूफा जी कहीं कवर सा जलेबी वलेबी नहीं लेके आए, अरे क्या है यार कवर सा, चलो अब चाय तो पिला दो, मतलब आदमी 10 रुपए जेब में से नहीं निकालता। लेकिन नाना जी तेरे जो है, जो तेरे दादाजी है, तेरी नानी है, जब भी जाता हूँ लाड़ से 100 रुपए पकड़ा देते हैं वहां पे। तो ये रिलेटिव्स कंप्लीट होते हैं, बराबर है। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ इंडिविजुअल रिलेटिव 56 to 10 के पर्पज से। अब बेटा देखो, जितने ज्यादा रिलेटिव उतने ज्यादा गिफ्ट्स। आपको पता है इन लोगों से तो गिफ्ट मिलने की उम्मीद ही नहीं है, इन लोगों ये तो लेके जाएंगे, बराबर, बाकी सारे लोग देंगे गिफ्ट, लेकिन ये लोग तो लेके जाएंगे वहां पे गिफ्ट, इसलिए उनको निकाल दो पहली फुर्सत में। हाँ अगर यहां पे आपकी लुगाई होती, स्पाउस होती, तो उसके लिए भी सेम होता, उसके लिए भी सेम होता। फिर यहाँ पे आप आ जाते, फिर आपके फूफा, आपके फूफी, आपके मासा मासी, चाचा चाची, वो उसके लिए रिलेटिव नहीं होते। समझ में आ रहा बात, मतलब ठीक है। उसके बाद मतलब रिलेटिव्स ऑफ एचयूएफ, रिलेटिव्स ऑफ एचयूएफ, बराबर है, तो एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ का कोई भी मेंबर वो रिलेटिव है उसका। ये तो हो गया बेटा रिलेटिव का डेफिनेशन। अब आते हैं बेटा सेक्शन के ऊपर कि कैसे वहां पे आपका गिफ्ट का टैक्सेबल होगा। तो ये रही आपके सामने स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर ये गिफ्ट के 3 पेजेस है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, बराबर। हाँ ओके, गिफ्ट रिसीव 56 to 10, गिफ्ट रिसीव 56 to 10, बराबर। तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है गिफ्ट रिसीव 56 to 10।
अब बेटा देखो यहां पे 56(2)(10) के अंदर सबसे पहला अगर आपको दिख रहा होगा तो मृत धुला, बराबर। रिसीव किससे हुआ? रिसीव फ्रॉम मृत धुला, रिसीव फ्रॉम मृत धुला। मृत धुला से अगर गिफ्ट मिला है, किससे मिला बेटा? मृत धुला से अगर गिफ्ट मिला है, मृत धुला, MRIT2DHU बराबर LA, मृत धुला से अगर गिफ्ट मिला है बेटा, फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अगर गिफ्ट आपको मिला मृत धुला, मृत धुला से मृत धुला पर, तो फुल्ली क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है। अब सर ये मृत धुला क्या है? तो ये नीचे डेफिनेशन दे रखा है। सबसे पहले M फॉर मैरिज के टाइम पे गिफ्ट मिला। अगर आपको आपके मैरिज के टाइम पे गिफ्ट मिला, किसने भी दिया, कैसा भी दिया, रिलेटिव, नॉन रिलेटिव, दोस्त, यार, बराबर है, आपकी एक्स आकर के आपको गिफ्ट क्यों ना देकर के चली जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा मैरिज के टाइम पे। अगर एम्प्लॉय को मैरिज के टाइम पे एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अगर वहां पे क्लाइंट या कस्टमर से मैरिज के टाइम पे गिफ्ट मिला, फुल्ली वहां पे आपका, सॉरी मैं क्या बोला, एम्प्लॉय को, सॉरी एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर से मैरिज के टाइम पे गिफ्ट मिला, इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी ट्रीटमेंट होता है। क्लाइंट या कस्टमर से मैरिज के टाइम पे गिफ्ट मिला बेटा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या हो जाएगा आपका, सॉरी पीजीपी में, क्लाइंट या कस्टमर से गिफ्ट मिला है तो पीजीपी में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो लोग क्या करेंगे, क्लाइंट या कस्टमर फीस ही शादी के दे, बोले सर देख काम करो, 2 साल बाद मेरी शादी है, 2 साल की पूरी जो फीस बनती है 12 लाख रुपए, आप मेरी शादी पे आके मेरे को गिफ्ट कर देना। ये एम्प्लॉय क्या बोलेगा, सर देखो 2 साल बाद मेरी शादी है, 2 साल तक आप मेरे को सैलरी मत दो, तो एक काम करना, 2 साल की सैलरी और अगले 2 साल की सैलरी, मतलब 4 साल की सैलरी आप मेरे को मेरी शादी पे दे देना। ऐसा हो सकता है ना। तो उसके लिए वो क्या बेटा, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन उसके अलावा अगर वहां पे आपको गिफ्ट मिलते हैं, इसके अलावा अगर गिफ्ट मिलते हैं मैरिज पे, चाहे रिलेटिव दे चाहे नॉन रिलेटिव दे, बराबर है, वो आपका फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मैरिज पे, एंगेजमेंट पे नहीं, एंगेजमेंट पे नहीं, एंगेजमेंट मैरिज के ऊपर, बराबर। मैरिज एनिवर्सरी, सर मैरिज मतलब मैरिज एनिवर्सरी मैरिज होता है क्या? पागल कहीं के। सर वो मैरिज एनिवर्सरी फिर से शादी करते हैं, फिर से वो नाटक नौटंकी करते हैं। बेटा शादी जीवन में एक ही बार होती है एक इंसान के साथ में। हाँ, अगर तुम मुस्लिम होते तो वहां पे 4 बीवियां रखने का मतलब 4 शादियां करने का सौभाग्य था तुम्हारे पास में, बराबर। जीवन झंड करने का सौभाग्य था, कहने का मतलब ये चीज है। बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, लड़कियां बोल रही है जीवन झंड करने का, तुम्हारी भी तो जीवन झंड होता है ना, है ना। तुम्हारा कौन सा मतलब वहां पे फूल खिल रहे हैं। बोले सर आपका झंड हुआ, किसने बोला मेरा झंड हुआ है, मेरा तो जीवन बहुत बढ़िया है, बहुत चंगा है, मतलब क्या बीवी है, मतलब। चलो आजा मुद्दे पे, तो पसंद बातें नहीं करते। तो मैरिज के ऊपर, वहां पे मैरिज के ऊपर आपको कोई भी गिफ्ट मिला, फुल्ली क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट। फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिला, रिलेटिव से कभी मिले, रिलेटिव से कभी भी गिफ्ट मिला, रिलेटिव से कभी भी गिफ्ट मिला, फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। चाहे मैरिज पे मिले या फिर आपका, ठीक है, नॉर्मली भी मिल जाए, बर्थडे के ऊपर भी मिल जाए, ठीक है, एंगेजमेंट पे मिले, एनिवर्सरी पे मिले, बेटा फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में इनहेरिटेंस में, अगर आपको इनहेरिटेंस में कोई गिफ्ट मिल रहा है कि भाई आपके दादाजी आपके नाम पे इनहेरिटेंस में कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो फुल्ली क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ट्रस्ट से गिफ्ट मिला, कोई ट्रस्ट ने आपको गिफ्ट मिला, ट्रस्ट ने आपको गिफ्ट दिया, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और आपने किसी ट्रस्ट को गिफ्ट दिया तो ट्रस्ट के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, किसी की डेथ की वजह से कुछ किसी को गिफ्ट मिल रहा है बेटा, कि भाई होता है ना कि भाई वो डेथ हो रही है वहां पे, तो बोले इनहेरिटेंस में नहीं, लेकिन बोले गांव वालों को सबको एक काम करना, 10,000 रुपए बांट देना, तो इन कॉन्टेम्पलेशन डेथ गिफ्ट मिलता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्योंकि ये देखो सारे किस में टैक्स प्लानिंग नहीं हो रही है बेटा, इन सारे केस में टैक्स प्लानिंग, ये जेन्युइन मतलब ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, लव एंड कंसर्न, या और उनकी वजह से वहां पे, या हेल्प करने के हिसाब से गिफ्ट दिया जा रहा है। या होल्डिंग टू सब्सिडरी, या वाइस वर्सा, कि भाई होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, बाप ने बेटों को दिया, या बेटे ने बाप को दिया, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल से गिफ्ट मिला है, कहां से, हॉस्पिटल से गिफ्ट मिला है, कि मान लो मैंने अभी मेरे फादर ने एज ए कोरोना वॉरियर बहुत काम किया, अभी इंसिडेंट कमांडर थे, और हमारे वहां पे जो जिला हॉस्पिटल है, मान लो उनको वहां पे 1 लाख रुपए का गिफ्ट करता है, ठीक है, सम्मानित करते हुए, तो बेटा वहां पे वो फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा मेरे फादर के लिए। अगर यूनिवर्सिटी से वहां पे आपको गिफ्ट मिलता है कि आपने यूनिवर्सिटी टॉप किया और उसके लिए आपको 1 लाख रुपए का प्राइस मिल रहा है, बेटा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या लोकल अथॉरिटी बीएमसी से, कि भाई मुंबई के अंदर बाढ़ आई, मैं लोगों को बचा बचा के कंधों को उठा उठा के अपने घर में ला रहा हूँ, जगह दे रहा हूँ, और बीएमसी खुश हो गई, बीएमसी ने मुझे बदले में वहां पे एक प्लॉट दे दिया, फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सर आपने तो प्लॉट बोला, बेटा जरूरी नहीं है गिफ्ट आपको पैसे में ही मिले, गिफ्ट आपको प्रॉपर्टी के रूप में मिल सकता है, मोबाइल इमोबाइल प्रॉपर्टी के रूप में मिल सकता है, बराबर है। तो वही आगे आप बात कर रहे हैं कि अगर ये तो मृत दुल्हा से मिला, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अभी अदर से आपको गिफ्ट मिला, मतलब अदर देन मृत दुल्हा, तो 3 तरीके से मिल सकता है,
ठीक है। मृदुला पे चाहे सम ऑफ मनी मिले, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी मिले या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिले, फुल्ली बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अदर्स से मिल रहा हो बेटा, क्या है, सम ऑफ मनी। क्या है बेटा, सम ऑफ मनी। ये आप देखोगे सम ऑफ मनी, जैसे कि कैश, चेक, ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट, ईसीएस, बराबर है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्लियरिंग सिस्टम है, बराबर है, जैसे कि एनईएफटी, आईएमपीएस, और अभी तो आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करो, ये सारे के सारे वहां पे ईसीएस के अंदर आ गए, यूपीआई जिसको बोल सकते हैं वहां पे। तो ये सारे के सारे तो सब मिला करके एग्रीगेट हम चेक करेंगे पूरे साल में अदर से। अच्छा, अगर इन लोगों से मिला, मृदुला से मिला तो फुल्ली एग्जाम, लेकिन उसके अलावा हम चेक करेंगे कि फ्रेंड्स ने दिया, जो नॉर्मली दिया था या कैसे दिया, तो सब मिला करके, चाहे कैश, चेक, सब मिला इकट्ठा करके, अगर एग्रीगेट सम ऑफ मनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज अप टू ₹50,000, एग्रीगेट टोटल अदर देन मृदुला टोटल अगर आपका अप टू 50,000 रुपीज है, अप टू 50,000 तक है, फुल्ली क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो एग्रीगेट सम ऑफ मनी एक्सीडिंग ₹50,000, एक्सीडिंग मतलब 50,000 ₹10 हो गया, 50,000 ₹10 हो गया बेटा, फुल्ली टैक्स, पूरा का पूरा 50,000। सर 50,000 एग्जाम ना, पूरा 50,000 या तो फुल्ली एग्जाम या फुल्ली टैक्सेबल, पूरा 50,000 ₹10 क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल। तो मान लो मुझे 20 और 10,000 का गिफ्ट मिला, 3 दोस्तों ने गिफ्ट दिया, बराबर, एक ने कैश दिया, दूसरे ने चेक दिया, तीसरे ने एफडी दिया, ठीक है, 20 10 कितना हो गया, 50, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन एक कमीने दोस्त को जब पता था कि यार इसको 50,000 गिफ्ट मिला, उसने जानबूझ के पेटीएम कर दिया मुझे ₹10 का, जानबूझ के पेटीएम कर दिया ₹10 का बेटा, वो पूरा 50,000 ₹10 फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दोस्त तो ऐसे ही होते कमीने। अब ये हो गया बेटा सम ऑफ मनी का। अब दूसरा आता है अदर्स। अदर्स के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी, सम ऑफ मनी के अलावा दूसरा क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, हेल्ड एज कैपिटल असेट। हेल्ड एज कैपिटल मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट आपने रख रखा है, वो पर्टिकुलर चीज का बिजनेस नहीं है आपका, वो पर्टिकुलर चीज का बिजनेस नहीं है। और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी हेल्ड एज कैपिटल से। इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग या फिर दोनों, और वो आपका बिजनेस नहीं, मतलब आप बिल्डर नहीं हो, वो आपने हेल्ड कर रखा है एज कैपिटल से, एज ए इन्वेस्टमेंट आपने हेल्ड कर रखा है। तो पहले आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, पेज नंबर 2 पे। मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास में है बेटा, और वो आपने हेल्ड कर रखा है एज कैपिटल से। और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है सर, डीजे पे सब नाचेंगे, आपको याद होगा कैपिटल गेन में बताया, डीजे पे सब नाचेंगे। सर ये डीजे पे सब नाचेंगे क्या है, तो देखो ये रहा, डीजे पे सब नाचेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ओनली सिर्फ यही मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, इसके अलावा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। डी फॉर ड्राइंग, J for jewelry, P for paintings, S1 for shares and security, S2 for sculptures and statues, A1 for archaeological collection, A2 for any other work of art, and B is for bullion. B is for bullion. ये आपका डीजे पे सब नाचेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। उसके अलावा अगर आपको फोन, लैपटॉप, बराबर है, ठीक है, आईफोन, लैपटॉप अगर मिला है बेटा, तो किसी तरीके से आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, कर दिया है, कभी नहीं दिया ना, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आते ही नहीं है 56(2)(10) के पर्पज से। 56(2)(10) के पर्पज से मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आते। अब बेटा देखो, अगर आपको वो मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है रेसिव विदाउट कंसिडरेशन, आपने कुछ नहीं पे किया, आपको ज्वेलरी मिला, आपने कुछ नहीं पे किया, आपको पेंटिंग मिला, आपने कुछ नहीं पे किया, आपको शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मिले, कुछ नहीं पे किया, आपको स्कल्पचर मिला, अच्छा आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में डीलर हो तो फिर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मैंने क्या बोला, एज ए कैपिटल असेट आपको होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी आपका क्या होना चाहिए, एज ए कैपिटल, एज ए इन्वेस्टमेंट। तो आपको शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मिला, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, या बुलियन मतलब जो गोल्ड सिल्वर के जो बार वगैरह होते हैं, कॉइन वगैरह, उनको बुलियन बोलते हैं। ड्राइंग्स, पेंटिंग मिला है, तो उस केस में बेटा आपको चेक करना है विदाउट कंसिडरेशन, आपने पे कुछ भी नहीं किया, मिला है। अब देखो बेटा, आपको ड्राइंग मिला है, पेंटिंग मिला और ज्वेलरी मिला है, और तीनों का वैल्यू मिला करके जो फेयर मार्केट वैल्यू मिला के वो अप टू कितना है, 50, तीनों का एग्रीगेट। ये देखो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स कितना, अप टू 50,000, फुल्ली क्या हो जाएगा बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन भाई मेरे को 3 चीजें मिली, ड्राइंग, पेंटिंग एंड ज्वेलरी, कितने का सर, 50,000 का। लेकिन मेरे एक दोस्त, कमीने दोस्त ने मेरे को क्या किया, वहां पे ₹100 कोई और वर्क ऑफ आर्ट था, ₹100 कोई वर्क ऑफ आर्ट था, बराबर है, वो ला करके दे दिया, 50,000, 100 हो गया बेटा, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू कितना हो गया, एक्सीडिंग 50,000, फुल्ली टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000, 100 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो विदाउट कंसिडरेशन मिला। अब ऐसा भी तो हो सकता है, क्या आपने कोई खरीदा हो मूवेबल प्रॉपर्टी, डीजे पे सब नाचेंगे, लेकिन उसका जो आपको अमाउंट पे करना था, जो कंसिडरेशन पे करना था,
वो आपने कम पे किया, मतलब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, आपने इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। तो अगर आपको कोई वहां पे एसेट मिला, डीजे पे सब नाचेंगे, रिसीव फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, तो सर ये हमने कंसीडरेशन तो पे, ये गिफ्ट कहां हुआ बेटा? जो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन और जो मार्केट वैल्यू उसका डिफरेंस तो आपके लिए गिफ्ट हो गया ना। जो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन एंड जो मार्केट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस, जो फायदा हुआ है आपका, बराबर है, वो तो क्या हो गया आपका वहां पे एक तरह से, ठीक है, गिफ्ट वैल्यू हो गया। तो वही देख रहे हैं, अगर रिसीव फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या डिफरेंस निकालेंगे? जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी का, वो और जो कंसीडरेशन पे किया है, बट ये एग्रीगेट डिफरेंस लेंगे। क्या डिफरेंस लेंगे बेटा? एग्रीगेट। अच्छा सर सम ऑफ मनी भी एग्रीगेट है ना? मुन्ना ना, वहां पे आप देखोगे सम ऑफ मनी, एग्रीगेट सम ऑफ मनी, मतलब उधर खाली वो सम ऑफ मनी आएगा। इधर आप देखोगे एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब खाली यही एग्रीगेट देखना है। डीजे पे सब नाचेंगे वही फेयर। तो मान लो मेरे को मिला ड्रॉइंग्स, मेरे को मिला ज्वेलरी, मेरे को क्या मिला बेटा? ड्रॉइंग्स, मेरे को मिला ज्वेलरी, ठीक है। कितने का सर? ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए का। कितने का? दोनों मिला के कितना? 1 लाख। एग्रीगेट डिफरेंस फेयर मार्केट वैल्यू बराबर मिला के कितना हो गया? 1 लाख का मिला वहां पे, 1 लाख का मिला, ठीक है। और उस केस के अंदर वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख रुपए का जो मिला है, ठीक है, कंसिडरेशन मैंने पे कितना किया है? ओनली 20,000, सॉरी कंसिडरेशन पे किया 60,000। कितना पे किया बेटा? 60,000 का कंसिडरेशन पे किया है। तो 1 लाख में से 60,000 किया 40,000, तो मतलब आपका जो डिफरेंस है वो कितना है? 40,000। फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फुल्ली क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो एग्रीगेट डिफरेंस है बेटा, अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू जो कंसिडरेशन जो पे किया है वो आपका एक्सीडिंग 50,000 है, तो फुल्ली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। फुली क्या, जो डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा एग्रीगेट डिफरेंस, तो फुली टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद में बेटा आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज कैपिटल से मतलब लैंड, बिल्डिंग और बोथ। क्या क्या बेटा? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। रिसीव्ड फॉर विदाउट कंसिडरेशन, रिसीव फॉर विदाउट कंसिडरेशन, अगर विदाउट कंसिडरेशन के लिए अगर वहां पे आपको मिला है, ठीक है, तो उस केस में जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी अप टू कितना है? 50,000। अप टू कितना? 50,000 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बेटा है। आपको यहां पे एग्रीगेट ना चेक करके वहां पे एक एक प्रॉपर्टी का ही चेक करना है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो अप टू 50,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो लैंड, बिल्डिंग आपने हेल्ड कर रखा उसको आपने आपको मिला वहां पे, और उसका प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बराबर एक प्रॉपर्टी का, यहां पे आपको एग्रीगेट सारी प्रॉपर्टीज का नहीं देखना है, वहां पे अलग अलग प्रॉपर्टीज का देखना है। वो एक्सीडिंग 50,000 तो वो फुल्ली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मुझे मान लो दो प्रॉपर्टी मिला, एक का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 40 है, दूसरे का 60 है, तो 40 वाला फुल्ली एग्जाम, 60 वाला फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला, रिसीव फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिला है कि भाई इनएडिक्वेट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डिफरेंस निकालो, बराबर है। वैसे ही जैसे आपने थोड़ी देर पहले किया था, डिफरेंस निकालो। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लो 10 लाख है, कंसिडरेशन पे किया आपने 9 लाख, डिफरेंस कितना हो गया? 1 लाख। फिर आप चेक करो बेटा स्टेप टू, स्टेप टू वहां पे आप क्या करोगे? 5% ऑफ कंसिडरेशन पे, तो 9 लाख आपने कंसिडरेशन है, उसका 5% कितना होता है सर? 45,000। 45 और 50 विच एवर इज हायर, कितना? 50,000 वहां पे आ जाएगा। और 50,000 वहां पे कंपेयर करोगे किससे? डिफरेंस से। स्टेप 3, अगर आपका जो स्टेप 1 है इज अप टू स्टेप 2, तब तो फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। कि मान लो ये जो डिफरेंस है ये 40 है और ये 50 है, तो फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। और अगर आपका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस उससे ज्यादा है, डिफरेंस क्या है? उससे ज्यादा है, कि भाई ये 1 लाख है और ये 50,000 है, तो इन दैट केस पूरा का पूरा डिफरेंस फुल्ली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ये नेक्स्ट नोट है कि भाई 56(2)(10) डज नॉट अप्लाई इफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप ये देख लीजिए।
ओके बेटा, तो ये आपका इमोबल प्रॉपर्टी का था। इमोबल प्रॉपर्टी का था कि भाई 56(2)(10) अप्लाई नहीं होगा अगर आपने मोबल प्रॉपर्टी इमोबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो ये आपका 56(2)(10) था। 56(2)(10) के अंदर बेटा आगे जो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है गिफ्ट को लेकर के कि बेटा जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपने देखा कि इमोबल प्रॉपर्टी की इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो आपको कौन सा दिन का लेने का मैंने पहले ही बताया था, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। कौन सा बेटा? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेने का है। हाउएवर आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट का भी ले सकते हो, बराबर है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज पेड। वहां पे रिसीव था क्योंकि आपको प्रॉपर्टी बेचना था वहां पे। ठीक है, 50C के अंदर एंड 43C कैपिटल गेन के अंदर पड़ा था, लेकिन यहां पे आपको क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदना है इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो आप पे करोगे, तो एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ कंसिडरेशन पेड। दूसरा, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, कब तक पे करना है? ऑन और बिफोर द, या तो एग्रीमेंट की डेट को या उसके पहले। और तीसरा, मोड क्या होना चाहिए? अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस होना चाहिए, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तीनों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होते तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का ले सकते हो, जो ज्यादा फायदेमंद होता है कि वो डेट ऑफ एग्रीमेंट का हमेशा वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 56(2)(10). उसके बाद में आता है बेटा अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर देख लो कि और कौन कौन सी इनकम आ सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपल्शन ऑन एनहांस कंपल्शन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन और लैंड बिल्डिंग। ठीक है, 56(2)(8) जो हमने कैपिटल गेन के अंदर पढ़ा था कि भाई अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो उसके ऊपर बाद में फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है, पैसा टाइम पे नहीं मिला है, एनहांस कंपल्शन के ऊपर पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। 50% यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा जो नीचे लिखा हुआ है, 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है, रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल। ये रिसिप्ट बेसिस, ये कौन सा? रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स मतलब जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल होगा। ठीक है, दूसरा एडवांस मनी फॉरफिटेज, ये भी हमने डिस्कस किया था। एडवांस मनी जो फॉरफिट किया है आपने, बराबर है, वो एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ऑफ सेलिंग ऑफ कैपिटल एसेट 50। ये भी हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपने ये पर्टिकुलर डेट के बाद में एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में अगर किसी डायरेक्टर को फीस मिला है, रेम्यूनरेशन मिला है, रिसीव बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वेयर डायरेक्टर इज नॉट एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या फिर इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। दिस इज नॉट विनिंग, विनिंग नहीं है। जो रेस के अंदर घोड़े दौड़ते हैं उनका
उनको ओन करना, उनको मेंटेन करना। जैसे कि इस बिजनेस के अंदर किंग हुआ करते थे विजय माल्या, हसन अली एक था, साइरस पूना वाला, बराबर है, ये लोग इस बिजनेस किंग है। ये हॉर्सेस वगैरह मंगाते हैं आउटसाइड इंडिया से, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, जॉकीज वगैरह को हायर करते हैं, रेस में इनको हॉर्सेस दौड़ते हैं। तो ये अपने आप में एक एक्टिविटी है, बराबर। और ये जो एक्टिविटी है, इससे जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। और इसके सामने कोई खर्चा किया तो उसका डिडक्शन भी मिलता है, ध्यान रखना, विनिंग्स नहीं है, इसके सामने कोई खर्चा किया डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आता है एनी अदर इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, उनके अंदर टैक्सेबल है तो वो यहाँ पे आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 57 फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि डेप्रिसिएशन अगर कोई है, ठीक है, कॉमा, रिपेयर्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, इफ इनकम फ्रॉम अबव असेट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि अगर प्लांट एंड मशीनरी को आप रेंट पे देते हो, उसके ऊपर रेंट मिलता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था डीडब्ल्यू रामू फकीर जी के अंदर, बराबर है। उस केस में उस प्लांट एंड मशीनरी का कोई डेप्रिसिएशन है, कोई रिपेयर्स वगैरह है, कोई इंश्योरेंस वगैरह है, बराबर है, तो वो उसके खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, उस खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एनी कमीशन ऑफ ब्रोकरेज और एनी एक्सपेंस पेड फॉर अर्निंग डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी और कॉर्पोरेट सोसाइटी, कि भाई फॉरेन कंपनी कॉर्पोरेट सोसाइटी से डिविडेंड मिलता है, फुली टैक्सेबल होता है। अगर आपको वो अर्न करने के लिए कोई एजेंट आपने नियुक्त कर रखा था, किसी को अपॉइंट कर रखा था, उसको आप कमीशन देते हो, बेटा उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ब्रोकरेज का डिडक्शन मिल जाएगा। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जो बिजनेस करते हो आप, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, जो खर्चा होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। एनी एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग रॉयल्टी इनकम, अगर रॉयल्टी इनकम नॉर्मली टैक्सेबल रहा, 115 बीबीएफ नहीं, नॉर्मली वहां पर टैक्सेबल रहा, तो उसके लिए कोई खर्चा किया आपने, किसी को कोई ब्रोकरेज दिया, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। एनी रेंट पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी or any other asset where income from subletting of house property or other asset taxable under the income from other sources, मैंने हाउस प्रॉपर्टी किराए पे लिया, मैंने फर्नीचर किराए पे लिया, मैंने प्लांट एंड मशीनरी किराए पे लिया, और ये आगे मैंने किराए पे दे दिया, ये बराबर, और ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, तो इन दैट केस इनकम का जो मेरे को सबलेटिंग रेंट मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, और सामने में जो रेंट पे कर रहा हूं उसका डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन फैमिली पेंशन का हमने डिस्कस कर लिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50% वाला इंटरेस्ट वाला वो भी डिस्कस कर लिया है, जो कंपल्शन वगैरह उसके अंदर 50% इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है। एनी अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू इनकम विच इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बराबर है, कोई भी ऐसी इनकम जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है उसके सामने कोई खर्चा किया डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनका डिडक्शन नहीं मिलता, बट उससे पहले समझो, देखो इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम, अगर कोई इनकम फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई इनकम क्या बेटा फुल्ली एग्जेम्प्ट, तो उसके सामने कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर कोई इनकम पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल, जैसे 115 बीबीडी है, तो उसके सामने भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा कोई खर्चे का। इनकम फुल्ली टैक्सेबल है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 क्या हो जाएगा, अलाउ, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनका डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। प्रोफेसर नोट, फॉलोइंग एक्सपेंसेस शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 58, जैसे कि एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर विनिंग्स एंड रॉयल्टी अंडर सेक्शन 115 बीबीएफ। 115 बीबी बिग बॉस का विनिंग्स, एंड बिग बॉस मतलब सब विनिंग्स आ गया, और 115 बीबीएफ का रॉयल्टी करे तो उसके सामने कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड, कोई डिडक्शन नहीं मिलता। एनी पर्सनल एक्सपेंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी इंटरेस्ट और सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्ट नहीं किया, आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पे किया, सैलरी पे किया, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वहां पे टीडीएस काट के सरकार को जमा करवाना, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे थे। एनी एक्सपेंस पेड टू एनी रेसिडेंट विदाउट टीडीएस, आप इंडिया में किसी को पेमेंट कर रहे हो सैलरी का, इंटरेस्ट का, रेसिडेंट को, किसको, रेसिडेंट को, और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो 30% एक्सपेंस शैल बी डिसअलाउड, खाली 70% अलाउ होगा, पीजीपी में जैसा पढ़ा था। एंड एनी पेमेंट मेड टू सिंगल पर्सन सिंगल डे एक्सीडिंग 10,000 अदर देन अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, ड्राफ्ट, ईसीएस, वो भी अलाउड नहीं होगा। तो ये बेटा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मैं आज ही वहां पे डालने वाला हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर क्या क्लबिंग एंड सेट ऑफ वाला जो है, बराबर है, एडवांस टैक्स वाला वगैरह है, तो वो भी आप देखिएगा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और आज के लिए टैक्स गुरुकुल की इस डीटी की पाठशाला के महा मैराथन से मैं अभी के लिए विदाई लेता हूं, आपका दोस्त और डीटी का घोस्ट प्रोफेसर अमित राजपुरोहित। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।